हेलो फोक्स। सो फाइनली जो है मोस्ट अवेटेड एएफएम की रिवीजन वीडियो सीरीज आज से चालू होती है। आज अपन जो है बेसिकली डेरिवेटिव्स का रिवीजन करेंगे। मैं गारंटी लिख के देता हूं कि भाई अगर आपने जो है ये वाला रिवीजन वीडियो पूरा देख लिया तो आपके जो डेरिवेटिव्स हैं, डेरिवेटिव्स के जो भी कंसेप्ट्स हैं बहुत अच्छी तरह क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, मेरा पर्पस आपको जो है चीज़ों को रटवाने का नहीं रहेगा। मेरा पर्पस ये है कि भाई आपको जो है एक एक चीज़ कंसेप्चुअली समझाई जाए। तो अपन 99.9% जितना हो सकेगा अपन क्या करेंगे, कंसेप्ट को समझेंगे कि भाई कंसेप्ट जो है क्यों लाए गए हैं, कंसेप्ट का मतलब क्या है, कंसेप्ट किस तरह से अप्लाई करे जाते हैं। तो लिटरली मैं भी बताऊं, डीटी के बाद जो है मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था एएफएम को पढ़ाने के लिए, बिकॉज मैथ्स एक ऐसा एरिया था जो मुझे बचपन से ही बहुत ज़्यादा एक्साइट करता था। एंड आप भी समझ सकते हो कि भाई एएफएम और मैथ्स थोड़ा थोड़ा रिलेट करता है, राइट। तो उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं कर रखा तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। इस तरह से मैंने जो है डीटी डीटी और आईडीटी का जो डिटेल रिवीजन वीडियोस है वो भी अपने चैनल पे डालना चालू कर दिया है। तो आप जो है क्या कर सकते हो, डीटी और आईडीटी का जो है 100% डिटेल रिवीजन वीडियो भी देख सकते हो। ठीक है, तो डीटी एज यू ऑल नो कि डीटी तो मैं ही पढ़ा रहा हूँ, आईडीटी जो है निकिता टिंकल जी पढ़ा रही हैं। ठीक है ना, उनका भी AI20 था सीए फाइनल में। तो डीटी आईडीटी एंड एएफएम का इस बार हम गारंटी ट्राई करेंगे कि 100% डिटेल रिवीजन वीडियो जो है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे आ जाए। तो मोस्ट प्रोबेबली ये तीन सब्जेक्ट्स, इन तीन सब्जेक्ट्स में मेरी गारंटी ये रहेगी कि भाई आपको जो है टू द एक्सटेंट पॉसिबल आपको जो है कंसेप्ट क्लियर कराते चलें, राइट। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि भाई अभी जो मैंने एएफएम स्टार्ट ही करा है, तो इसका मतलब ये है कि भाई मेरे जो नोट्स हैं प्रिपरेशन स्टेज पे चल रहे हैं। तो ये जो डेरिवेटिव चैप्टर है इसके मैंने जो है हैंड रिटन नोट्स बनाए थे, तो मैं जो है फिलहाल आपको हैंड रिटन नोट से पढ़ाऊंगा। इन्हीं हैंड रिटन नोट्स को जो है मैं एक बार कंप्यूटराइज कर दूंगा, खुद मुझे ही बैठ के टाइप करना पड़ेगा। तो मैं इनको जो है कंप्यूटराइज करके आपको अवेलेबल करा दूंगा। सो मीनवाइल आज जो है अपन डेरिवेटिव्स का रिवीजन चालू करते हैं सबसे पहले, राइट। देखो, डेरिवेटिव की डेफिनेशन समझने से पहले मैं जो है आपको ऑप्शन कॉन्टेक्ट की डेफिनेशन समझाता हूँ। एक बार आपने जो है ऑप्शन कॉन्टेक्ट समझ लिया तो आपको जो है डेरिवेटिव की डेफिनेशन ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी। अब सुनो, एक एग्जाम्पल फ्रेम कर रखा है मैंने आपके लिए। एक पर्सन है जिसका नाम है उदय शेट्टी। एक कंपनी है रिलायंस लिमिटेड। रिलायंस लिमिटेड का आज के डेट पे करंट मार्केट प्राइस चल रहा है कितना, 500 रुपीज़ का। तो रिलायंस लिमिटेड का एक शेयर है, उसका करंट मार्केट प्राइस कितना है, 500 रुपीज़ है। उदय शेट्टी को लगता है कि भाई जो रिलायंस लिमिटेड का शेयर का प्राइस है ना, वो 3 महीने बाद कितना हो जाएगा, 550 हो जाएगा। सिंपल सा तरीका प्रॉफिट कमाने का ये है कि भाई रोहन क्या करे, आरजी क्या करे, उदय शेट्टी क्या करे, 500 रुपये का आज शेयर खरीद ले और जो है 3 महीने बाद जाके 550 भी बेच दे, मतलब मोटा मोटा 50 रुपीज़ का प्रॉफिट। लेकिन उदय शेट्टी की सबसे बड़ी दिक्कत है कि भाई आज की डेट पे 500 रुपये उसके पास है ही नहीं। शेयर खरीदने के लिए आज की डेट पे उसके पास 500 रुपये नहीं है। नंबर टू, उदय शेट्टी को डर लग रहा है कि भाई अज्यूम करो कि भाई मैंने पैसे अरेंज करके 500 रुपये का शेयर खरीद तो लिया, लेकिन अगर फ्यूचर में जाके शेयर का प्राइस गिर गया तो उदय शेट्टी को नुकसान हो जाएगा। तो अज्यूम करते हैं कि भाई आज हमने क्या करा, 500 रुपये का शेयर खरीद लिया, फ्यूचर में जो प्राइस है वो कितना हो गया, 200 हो गया, तो उदय शेट्टी को 300 रुपये का नुकसान हो जाएगा ना। 500 रुपये का शेयर खरीदा, बाद में जाके 200 में बेचा, मतलब 300 रुपये का नुकसान। तो उदय शेट्टी के पास नंबर वन पैसा नहीं है। अच्छा, वो बोलता है कि भाई अगर मैं पैसा अरेंज करके शेयर खरीद लूँ तो भी जो है मुझे डर लग रहा है कि कहीं अगर मार्केट में जो रिलायंस लिमिटेड का प्राइस है वो गिर गया तो मेरे को नुकसान हो जाएगा। तो उदय शेट्टी जो है बड़ा कंफ्यूज में बैठा है, ठीक है ना, बड़ा सैड बैठा है। लेकिन उदय शेट्टी को प्रॉफिट भी कमाना है। अब पिक्चर में आते हैं मजनू भाई। अब पिक्चर में कौन आ रहा है, अब पिक्चर में आते हैं मजनू भाई। मजनू भाई जो है उदय शेट्टी के पास पहुंचे और उदय शेट्टी की जो सारी दुविधाएं हैं, सारी प्रॉब्लम से समझा। तो देखो, मजनू भाई जो है उदय शेट्टी के पास पहुंचे और मजनू भाई ने जो है उदय शेट्टी को कहा कि देखो मैं आपकी प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन लेके आया हूँ। मजनू शेट्टी ने जो है उदय शेट्टी को ये कहा कि भाई आप चाहो तो क्या कर सकते हो, 3 महीने बाद रिलायंस का शेयर मुझसे जो है 510 पे खरीद के लेके जा सकते हो। अच्छा, तो इसका मतलब क्या है कि भाई उदय शेट्टी को जो है एक राइट दिया गया। उदय शेट्टी को क्या दिया गया, राइट दिया गया कि भाई उदय शेट्टी चाहे तो क्या कर सकता है, 3 महीने बाद मजनू शेट्टी से 510 में शेयर खरीद सकता है। अच्छा, 3 महीने बाद लेटेस्ट से सपोज उदय शेट्टी जो है मजनू शेट्टी के पास पहुंच गया और बोला कि भाई मुझे शेयर दो, तो क्या मजनू शेट्टी की जिम्मेदारी है, तो मजनू शेट्टी की बिल्कुल ऑब्लिगेशन है कि मजनू शेट्टी क्या करेगा, मजनू शेट्टी जो है उसको शेयर डिलीवर करेगा। बात समझ आ गई। अच्छा, अब मेरी बात बड़ी ध्यान से समझना। मजनू भाई ने जो है क्या करा, उदय शेट्टी को ये ऑप्शन दिया, उदय शेट्टी ने क्या करा, इस ऑप्शन को जो है बेसिकली क्या करा, एक्सेप्ट कर लिया। अच्छा, इस ऑप्शन का क्रक्स क्या है, इस ऑप्शन का क्रक्स सिंपल सा ये है कि भाई अगर मेच्योरिटी में मतलब 3 महीने बाद उदय शेट्टी चाहे तो क्या कर सकता है, मजनू शेट्टी से जो है 510 में शेयर खरीद सकता है, मजनू शेट्टी मना नहीं कर सकता। अब सुनो, मैच्योरिटी पे दो पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं। मैच्योरिटी पे हो सकता है कि भाई ये जो रिलायंस मिट का जो शेयर है उसका प्राइस कितना हो गया, 550 हो गया। या फिर हो सकता है कि भाई जो रिलायंस मिट का शेयर है उसका प्राइस कितना हो गया, 450 हो गया। अब मुझे एक चीज़ बताओ कि आज की डेट पे जब कॉन्टैक्ट हुआ था, ठीक है ना, आज की डेट पे जब कॉन्टैक्ट हुआ था तब उदय शेट्टी ने कुछ पैसा दिया है क्या? उदय शेट्टी ने कोई भी पैसा नहीं दिया है, उसने बस क्या करा है, एक कॉन्ट्रैक्ट एंटर करा है। 3 महीने बाद जाके जो है मैंने आपको ये बताया कि वो जो रिलायंस का शेयर है उसके दो आउटकम्स हो सकते हैं, या तो 550 या 450। अब सुनो, अगर आउटकम जो है 550 रहता है तो उस केस में क्या होगा, सीधी सी बात यह है कि उस केस में जो है उदय शेट्टी ये देखेगा, उदय शेट्टी जो है ये देखेगा कि भाई मैं क्या कर सकता हूं, मजनू शेट्टी से 510 में शेयर खरीद सकता हूं और फिर ये शेयर जो है मैं क्या करूंगा, मार्केट में जाके 550 बेच दूंगा, तो मुझे फायदा कितना हो जाएगा, 40 का हो जाएगा। तो अगर फ्यूचर में
अगर फ्यूचर में जो रिलायंस का शेयर है उसका प्राइस कितना हो जाता है 550 हो जाता है, तो उस केस में उदय शेट्टी क्या करेगा, उस केस में जो है उदय शेट्टी इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करेगा। एक्सरसाइज का मतलब क्या है कि मजनू भाई के पास पहुंच जाएगा और मजनू भाई को ये कहेगा कि देखो आपने वादा करा था कि भाई आप क्या करोगे, मुझे जो है रिलायंस का शेयर 510 पे दोगे। इसका मतलब क्या है कि भाई उदय भाई ने 510 में रिलायंस का शेयर खरीदा, कब खरीदा, 3 महीने बाद खरीदा, और उसी दिन क्या करा 550 बेच दिया, तो उदय शेट्टी को कितना प्रॉफिट हो गया, 40 रुपए का प्रॉफिट हो गया। तो इधर मैं लिख देता हूँ कि भाई उदय शेट्टी को जो है क्या हुआ, 40 रुपए का प्रॉफिट हो गया। अच्छा मेरी बात बड़े ध्यान से समझना, मेरी बात बड़े ध्यान से समझना। अगर लेटर से सपोज 3 महीने बाद जो है प्राइस कितना हो जाता है, 3 महीने बाद जो है प्राइस हो जाता है 450। अच्छा उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या उदय शेट्टी मजनू भाई से ये शेयर 510 में खरीदेगा क्या, क्यों खरीदेगा भाई, सीधी सी बात है नहीं खरीदेगा। अच्छा उदय शेट्टी ये देखेगा कि भाई ये जो शेयर है, ये जो शेयर है मार्केट में जो है इसकी प्राइस चल रही है 450, क्या मैं जो है 510 मजनू शेट्टी से खरीद लूं, भाई उदय शेट्टी सोचेगा भाई ये तो बेवकूफी है, ये तो क्या है बेवकूफी है, मार्केट में जाकर 450 चल रहा है तो भाई 510 में खरीदने का कोई फायदा नहीं है। तो उस केस में क्या उदय शेट्टी अपना ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा, उदय शेट्टी अपना ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मोटा मोटा ये है कि भाई मैच्योरिटी पे अगर मैच्योरिटी पे जो रिलायंस लिमिटेड का शेयर है उसकी प्राइस क्या हो जाती है, उसकी प्राइस अगर एक्सरसाइज प्राइस से ज्यादा होती है, एक्सरसाइज प्राइस से क्या होती है, ज्यादा होती है, तो उस केस में उदय शेट्टी क्या करेगा, ऑप्शन को एक्सरसाइज करेगा। उसी में फायदा है ना भाई, अगर मैच्योरिटी पे जो मेरी प्राइस है वो एक्सरसाइज प्राइस से ज्यादा होती है, उसी केस में ऑप्शन को एक्सरसाइज करने का फायदा है। हम क्या करेंगे 510 में खरीदेंगे, 550 में बेच देंगे। लेकिन अगर मैच्योरिटी पे जो शेयर प्राइस है वो एक्सरसाइज प्राइस से कम होती है, तो क्या मैं जो है ऑप्शन को एक्सरसाइज करूंगा, क्या उदय शेट्टी ऑप्शन को एक्सरसाइज करेगा, नहीं करेगा। भाई सीधी सी बात है, मार्केट में शेयर अगर मैं 450 पे खरीद सकता हूं तो मैं मजनू भाई से 510 पे क्यों खरीदूंगा। तो मोटा मोटा इसको अपन क्या कहते हैं, कॉल ऑप्शन कहते हैं। कॉल ऑप्शन का मतलब क्या होता है कि भाई ये जो उदय शेट्टी ने ऑप्शन खरीदा है, उदय शेट्टी ने जो ऑप्शन खरीदा है, तो कॉल ऑप्शन के बेसिस पे उदय शेट्टी के पास एक राइट आता है, क्या आता है, राइट आता है कि वो क्या कर सकता है, रिलायंस लिमिटेड का शेयर, ठीक ना, रिलायंस लिमिटेड का शेयर एक पर्टिकुलर डेट पे एक प्री डिटरमिन्ड प्राइस पे क्या कर सकता है, परचेस कर सकता है। इसको अपन क्या कहते हैं, कॉल ऑप्शन कहते हैं। कॉल ऑप्शन समझ में आया आपको, देखो क्या दे रखा है, तो कॉल ऑप्शन देखो क्या दे रखा है कि भाई इट गिव्स द होल्डर, ठीक है, मतलब उदय शेट्टी के पास क्या आ गया, राइट आ गया कि वो क्या कर सकता है, रिलायंस लिमिटेड का शेयर जो है 510 पे खरीद सकता है फ्यूचर रेट पे। तो इट गिव्स द होल्डर राइट टू बाय द अंडरलाइंग एसेट एट द स्ट्राइक प्राइस। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, अपने एग्जांपल में उदय शेट्टी अपना ऑप्शन एक्सरसाइज कब करेगा, जब मैच्योरिटी पे जो रिलायंस लिमिटेड का शेयर का प्राइस है वो एक्साइज प्राइस से ज्यादा है, तभी तो फायदा है ना, तभी तो जो कॉल ऑप्शन बायर है उसका फायदा है। तो क्या करेगा 510 में खरीदेगा, 550 पे बेच देगा। तो देखो क्या रखा है कि भाई कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज कब करा जाता है, जब मैच्योरिटी पे जो प्राइस है इट इज ग्रेटर देन द एक्सरसाइज प्राइस। इतनी बात आपको समझ में आ गई कि भाई कॉल ऑप्शन क्या होता है। तो आपको जो है मोटा मोटा एक चीज समझ में आ गई होगी कि भाई अपना जो है कॉल ऑप्शन किस तरह से वर्क करता है। अब मुझे एक चीज बताओ, आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि भाई ये जो उदय शेट्टी है ये तो विन विन सिचुएशन में है कि भाई अगर फ्यूचर में प्राइस बढ़ जाता है तो इसको प्रॉफिट हो रहा है, फ्यूचर में अगर प्राइस घट जाता है तो इसको जो है ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, ठीक है ना। तो ये जो बायर है ये तो विन विन सिचुएशन में है। सेलर इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट क्यों कर रहा है, तो देखो सेलर बेवकूफ नहीं है, सेलर जो है बेवकूफ नहीं है। सेलर जब इनिशियली क्या करने गया, कॉन्ट्रैक्ट करने गया उदय शेट्टी के पास, तो उदय शेट्टी को ये कहा कि भाई आपको क्या करना पड़ेगा, मुझे जो है 18 रुपीज का क्या करना पड़ेगा, चार्जेस देना पड़ेगा। भाई इस कॉन्ट्रैक्ट को एंटर करने का आपको जो है मुझे 18 रुपीज का चार्जेस पे करना पड़ेगा, जिसको अपन टेक्निकली क्या कहते हैं, जिसको अपन टेक्निकली कहते हैं ऑप्शन प्रीमियम। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल सा बात यह है कि भाई उदय शेट्टी ने क्या करा है, उदय शेट्टी ने जो है मजनू से जो है राइट खरीदा है, ठीक है ना, राइट खरीदा है कि भाई वो 3 महीने बाद मजनू से क्या कर सकता है, 510 रुपए पे क्या कर सकता है, रिलायंस का शेयर खरीद सकता है। लेकिन इस राइट को खरीदने के बदले में ये मजनू है, सॉरी, इस राइट को खरीदने के बदले में ये जो उदय शेट्टी है इसने क्या करा है, 18 रुपीज का पेमेंट करा है किसको, मजनू को। मतलब मोटा मोटा ये जो उदय शेट्टी है इसने जो है बेसिकली राइट कितने पे खरीदा है, 18 रुपीज पे जो है इसने राइट को खरीदा है। अच्छा अगर फ्यूचर में प्राइस कितना हो जाता है, 550 हो जाता है, तो प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट होगा 40 रुपए का। कैसे, 510 पे वो खरीदेगा, 550 पे बेच देगा, 40 का प्रॉफिट। तो 40 का प्रॉफिट हुआ मैच्योरिटी पे, इनिशियली उसने इन्वेस्टमेंट कितना करा था 18 रुपीज का, तो नेट जो है बेसिकली 20 रुपीज का क्या हो गया, 22 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। फ्यूचर में अगर प्राइस कितना हो जाता है, फ्यूचर में अगर प्राइस हो जाता है 450, तो क्या मैं ऑप्शन को एक्सरसाइज करूंगा, आप जो है ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करोगे, तो उस केस में आपका नेट लॉस कितना है, जितना आपने प्रीमियम पे करा था वो आपका नेट लॉस है। तो आपको जो है मोटा मोटा एक चीज समझ में आ रही होगी कि भाई कॉल ऑप्शन की वजह से जो उदय शेट्टी है, कॉल ऑप्शन की वजह से उदय शेट्टी जो है वो क्या कर सकता है, प्रॉफिट कमा सकता है। अगर फ्यूचर में क्या बढ़ता है, फ्यूचर में जो है इस शेयर का प्राइस बढ़ता है, बिना 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 500 रुपए इनिशियली इन्वेस्ट करे, उसको क्या करना पड़ेगा, उसको एक छोटा सा अमाउंट, उसको जो है क्या करना पड़ेगा, एक छोटा सा अमाउंट पे करना पड़ेगा टू बाय कॉल ऑप्शन। डन है। अच्छा तो इस 18 रुपीज को अपन क्या बोलते हैं, इस 18 रुपीज को अपन बोलते हैं ऑप्शन प्रीमियम, टेक्निकली क्या बोलते हैं, ऑप्शन प्रीमियम। तो सीधी सी बात यह है, अभी सेलर को क्या फायदा है, सेलर के पर्सपेक्टिव से देखें, आ जाओ सेलर के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। अभी मैंने आपको जो है बायर के पर्सपेक्टिव से दिखा दिया, अब मैं जो है आपको सेलर के पर्सपेक्टिव से दिखाता हूं। भाई देखो सेलर ने क्या करा, सेलर ने जो है बेसिकली इनिशियल डेट पे जो है कॉल ऑप्शन बेचा, तो बेसिकली इस सेलर को क्या मिला होगा, सेलर को जो है 18 रुपीज का प्रीमियम मिला होगा।
सेलर को जो है बेसिकली 18 रुपीज़ का प्रीमियम मिला होगा, मैं इधर रेड में लिख देता हूँ। तो जो सेलर है उसको जो है 18 रुपीज़ का क्या मिला, प्रीमियम मिल गया। अब मेरी बात बड़ी ध्यान से समझना, अगर फ्यूचर में जो है रिलायंस मिट का जो प्राइस है, रिलायंस मिट का प्राइस है कितना हो जाता है, 450 हो जाता है। तो मुझे आप एक चीज बताओ, मुझे जो है आप एक चीज बताओ, क्या उदय शेट्टी 510 में मजनू से जो है ये शेयर खरीदेगा क्या? अरे नहीं खरीदेगा भाई। जब उदय शेट्टी को पता है कि मैं ये शेयर मार्केट में 450 पे खरीद सकता हूं, तो वो मजनू से जो है 510 पे क्यों खरीदेगा? तो उस केस में क्या होगा, ये जो कॉल ऑप्शन है लैप्स हो जाएगा। लैप्स का मतलब है कि भाई उदय शेट्टी उसको एक्सरसाइज नहीं करेगा, तो उस केस में मजनू को फायदा क्या हो गया, मजनू को जो है 18 रुपीज का फायदा हो गया, जो प्रीमियम उसको मिला था। अच्छा मुझे एक चीज बताओ कि भाई अगर फ्यूचर में जो प्राइस है वो कितना हो जाता है, 550 हो जाता है, तो सेलर को क्या होगा? अब देखो सीधी सी बात ये है कि भाई अगर फ्यूचर में प्राइस 550 हो जाता है, तो ये जो उदय शेट्टी है ये जो है नाचता नाचता मजनू के पास आएगा और बोलेगा कि भाई मुझे क्या करो, 510 में शेयर दे दो। अब सीधी सी बात है, मजनू क्या करेगा? मजनू जो है मार्केट में 550 पे शेयर खरीदेगा और 510 में किसको बेचेगा? 510 में बेचेगा उदय शेट्टी को। तो नुकसान कितना हुआ? 40 रुपए का नुकसान हुआ। नुकसान कितने का हुआ? 40 रुपए का नुकसान हुआ। लेकिन क्योंकि उसने क्या करा था, इनिशियली 18 रुपए का प्रीमियम रिसीव करा था, तो नेट नुकसान मजनू को जो है नेट नुकसान कितना हुआ? नेट नुकसान 22 रुपए का हुआ। तो देखो मैं जो है आपको एक बार समरी बताता हूं कि भाई अगर प्राइस जो है 550 रहता है, तो उस केस में बायर को फायदा कितना हो रहा था? 22 रुपीज का। सेलर को नुकसान कितना हो रहा था? सेलर को नुकसान हो रहा था 22 रुपीज का। सेम, तो जितना फायदा बायर को हो रहा है उतना ही नुकसान किसको हो रहा है? सेलर को हो रहा है। अच्छा अगर मेच्योरिटी पे प्राइस कितना रहता है? 450 रहता है, तो उस केस में जो बायर है उसको कितना नुकसान हो रहा था? 18 रुपीज का। लेकिन जो सेलर है उसको फायदा कितना हो रहा था? 18 रुपीज का फायदा हो रहा था। वेरी इजी। अच्छा तो मोटा मोटा आपने जो है कॉल ऑप्शन समझ लिया मुझसे। कॉल ऑप्शन क्या होता है? कॉल ऑप्शन बेसिकली होल्डर ऑफ द कॉल ऑप्शन। अच्छा होल्डर ऑफ द कॉल ऑप्शन का मतलब क्या है कि जिसने कॉल ऑप्शन खरीदा है, तो जिसने कॉल ऑप्शन खरीदा है उसके पास राइट होता है कि वो क्या कर सकता है, एक पर्टिकुलर डेट पे, एक पर्टिकुलर एसेट, एक पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे क्या कर सकता है, खरीद सकता है। तो कॉल ऑप्शन आपको समझ में आ गया। अच्छा जो कॉल ऑप्शन खरीदता है उसको अपन टेक्निकली क्या बोलते हैं? उसको अपन टेक्निकली बोलते हैं कॉल होल्डर या फिर कॉल बायर। ठीक है। अच्छा जो कॉल ऑप्शन बेच रहा है उसको अपन क्या बोलेंगे? उसको अपन बोलेंगे कॉल सेलर। ठीक है ना, या फिर कॉल राइटर। जिसने कॉल ऑप्शन बेचा है उसको अपन क्या बोलेंगे? कॉल सेलर, जिसने कॉल बेचा है, या फिर कॉल राइटर। अच्छा एक और चीज समझना, कॉल ऑप्शन के अंदर जिस स्ट्राइक प्राइस पे बेसिकली कॉल बायर के पास क्या है, राइट है परचेस करने का, उस पर्टिकुलर प्राइस को क्या कहा जाता है? स्ट्राइक प्राइस या फिर एक्सरसाइज प्राइस। ठीक है, तो मैं आपको तो है थोड़ी सी टेक्निकल टर्मिनोलॉजी बता रहा हूँ जो अपन जो है इस पर्टिकुलर चैप्टर में आगे जाके यूज करेंगे। तो ये हो गया कॉल बायर, ये हो गया कॉल राइटर। इसको अपन क्या बोलेंगे? एक्सरसाइज प्राइस बोलेंगे, या फिर अपन इसको जो है क्या बोल सकते हैं? स्ट्राइक प्राइस बोल सकते हैं। तो मोटा मोटा जो है आपको कॉल ऑप्शन पूरा समझ में आ गया। ठीक है ना। अच्छा देखो ये वाला जो एग्जाम्पल है, मैंने आपको पूरा समझा दिया। अच्छा मैंने आपको एक और चीज बता दी कि भाई जो बायर होता है, जो ऑप्शन बाय करता है, वो क्या करेगा? इनिशियल डेट पे सेलर को एक प्रीमियम पे करेगा। तो रोहन विल हैव टू पे एन अमाउंट इन एडवांस फॉर एंटरिंग इनटू दिस ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। तो रोहन कौन है? रोहन अपने एग्जांपल में बायर है। अच्छा एक और चीज देखो क्या दे रखा है आगे कि भाई इस अमाउंट को अपन क्या बोलते हैं? टेक्निकली ऑप्शन प्रीमियम। मैंने समझाया भी था कि भाई अपने एग्जांपल में सेलर जो सर्विसेज दे रहा है फ्री में नहीं देगा, वो क्या करेगा? इनिशियली जो बायर है उससे क्या करेगा? एक छोटा सा अमाउंट एज अ प्रीमियम क्या करेगा? कलेक्ट करेगा। अच्छा ये क्या है? इसको आप जो है आप टेक्निकली सर्विस चार्जेस भी कह सकते हो। अच्छा एक और चीज देखो क्या दे रखा है भाई, देर आर टू पार्टीज इन द ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टी होती है, एक होता है ऑप्शन बायर और एक होता है ऑप्शन सेलर या फिर ऑप्शन राइटर। कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर देखो क्या दे रखा है, ऑप्शन बायर पेज प्रीमियम टू द ऑप्शन सेलर फॉर द परचेज ऑफ ऑप्शन। ठीक है, तो ऑप्शन बायर क्या करेगा? ऑप्शन बायर जो है प्रीमियम पे करेगा ऑप्शन सेलर को। अच्छा लॉस टू द ऑप्शन बायर इज लिमिटेड टू द ऑप्शन प्रीमियम। क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि भाई ये जो ऑप्शन बायर है इसका लॉस क्या होगा? लिमिटेड होगा। लिमिटेड कैसे भाई? सीधी सी बात ये है कि ये जो बायर है इसने क्या करा है? कॉल ऑप्शन खरीदने के लिए 18 रुपीज का क्या करा है? प्रीमियम पे करा है। अच्छा वर्स्ट केस में क्या हो सकता है भाई? वर्स्ट केस में हो ये सकता है कि भाई ये जो इसका कॉल ऑप्शन है ये क्या हो जाए? लैप्स हो जाए। कॉल ऑप्शन लैप्स का मतलब क्या है कि भाई ये जो है कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज ही ना करे। तो जैसा मैंने आपको ये बताया था कि भाई अगर मार्केट में प्राइस कितना हो जाता है? 450 हो जाता है, तो क्या कॉल ऑप्शन होल्डर इस कॉल ऑप्शन को एक्सरसाइज करेगा? नहीं करेगा। मार्केट में वो खरीद सकता है 450 पे। अच्छा मेरे पास राइट है कि मैं मजनू से 510 पे खरीद सकता हूं। ठीक है ना, तो क्या मैं एक्सरसाइज करूंगा ऑप्शन को? अरे नहीं करूंगा, क्योंकि मैं मार्केट पे अगर सस्ते में खरीद सकता हूं तो मैं जो है इससे महंगे पे क्यों खरीदूंगा? तो उसका मतलब क्या होगा? उस केस में जो है बेसिकली मेरा कॉल ऑप्शन लैप्स हो जाएगा। तो अगर मेरा कॉल ऑप्शन लैप्स हो जाता है तो उस केस में मेरा मैक्सिमम नुकसान कितना है भाई? जितना आपने प्रीमियम पे करा था वही आपका मैक्सिमम नुकसान है। ठीक है ना। लेकिन आगे देखो क्या दे रखा है, आगे इन लोगों ने बता रखा है कि भाई जो ऑप्शन सेलर है ना उसका लॉस अनलिमिटेड हो सकता है। अनलिमिटेड का क्या मतलब है भाई? अनलिमिटेड का सिंपल सा मतलब ये है कि भाई बायर ने क्या करा है, बायर ने जो है उदय शेट्टी ने कॉल ऑप्शन खरीदा है एट अ स्ट्राइक प्राइस ऑफ 510। इसका मतलब क्या है कि भाई उदय शेट्टी 3 महीने बाद मजनू से जो है 510 पे शेयर खरीद सकता है। अब मेरी बात बड़े ध्यान से समझना,
करंट प्राइस चल रही है 500 रुपये, करंट प्राइस क्या चल रही है 500 रुपये चल रही है। अच्छा, ये जो प्राइस है फ्यूचर में, ये जो प्राइस है कितना भी बढ़ सकता है, ठीक है ना, कोई लिमिट है क्या, फ्यूचर में कोई प्राइस है इसकी कोई लिमिट है क्या, कितना भी बढ़ सकता है। अज्यूम करो कि भाई ये प्राइस कितना हो गया, अज्यूम करो इस रिलायंस सीमेंट के एक शेयर का प्राइस कितना हो गया, 1 करोड़ हो गया। रिलायंस सीमेंट के जो शेयर का प्राइस है वो कितना हो गया, 1 करोड़ हो गया। अभी जो उदय शेट्टी क्या करेगा, 3 महीने बाद आएगा, 3 महीने बाद आएगा, सेलर को बोलेगा कि भाई मेरे को क्या करना है, मेरे को जो है आपसे बेसिकली ये शेयर खरीदना है। अच्छा, सेलर की क्या जिम्मेदारी बनेगी, सेलर की जिम्मेदारी बनेगी कि भाई 510 पे जो है इसको शेयर बेचा जाए। सेलर क्या करेगा, 1 करोड़ का जो है बेसिकली 1 करोड़ का बेसिकली शेयर मार्केट से खरीद के लेके आएगा और 510 में किसको बेचेगा, 510 में बेचेगा उदय शेट्टी को। तो इसका मतलब मोटा मोटा क्या है, मोटा मोटा ये है कि जो सेलर होता है उसका अनलिमिटेड नुकसान है, ठीक है ना। तो जो बेसिकली सेलर होता है उसका क्या होता है, अनलिमिटेड नुकसान है, क्योंकि जो मार्केट प्राइस है शेयर का, जो मार्केट प्राइस वो तो कितना भी बढ़ सकता है, वो तो कितना भी बढ़ सकता है। इसी तरह से जो ये अपना बेसिकली ऑप्शन होल्डर है, ये जो अपना ऑप्शन होल्डर है इसका अनलिमिटेड प्रॉफिट है, तो बेसिकली इसका अनलिमिटेड प्रॉफिट है तो इसका क्या होगा, अनलिमिटेड लॉस होगा। लॉजिकली मैंने बात समझा दी ना आपको। तो इसका जो ये प्राइस है, इसका जो ये प्राइस है शेयर का प्राइस है कितना भी बढ़ सकता है, फ्यूचर में कितना भी बढ़ सकता है। तो मैंने आपको एग्जांपल से बताया कि भाई फ्यूचर में इसका प्राइस कितना हो गया, 1 करोड़ हो गया। तो ये उदय शेट्टी क्या करेगा, 510 में सेलर से जो है क्या करेगा, शेयर खरीदेगा और मार्केट में 1 करोड़ बेच देगा। तो क्या हो गया, अनलिमिटेड प्रॉफिट जितना ही हो गया ना। इसी तरह से सेलर को अनलिमिटेड नुकसान कैसे है, भाई सेलर को क्या करना है, सेलर को जो है बेसिकली 510 रुपए का शेयर बेचना है, किसको, उदय शेट्टी को। भाई सेलर के पास शेयर तो होगा नहीं, तो वो क्या करेगा, 1 करोड़ का मार्केट से शेयर लेके आएगा, खरीद के लेके आएगा और 510 में किसको बेचेगा, बायर को बेचेगा। तो मोटा मोटा मैंने आपको ये बताया कि जो ऑप्शन बायर होता है उसका लॉस क्या होता है, उसका लॉस लिमिटेड होता है, लेकिन ऑप्शन सेलर का जो लॉस क्या आता है, तो ऑप्शन सेलर का जो लॉस है वो अनलिमिटेड होता है, ठीक है ना। बात समझ में आ गई आपको। अच्छा, आगे देखो क्या रखा है, 2 तरह के ऑप्शन होते हैं, 2 तरह के ऑप्शन होते हैं। अच्छा, उससे पहले मैं जो है आपको एक और चीज समझाता हूँ। अभी मैंने आपको ये बताया कि भाई कॉल ऑप्शन क्या होता है, अभी मैंने जो है आपको कॉल ऑप्शन का सिनेरियो बताया। अब मैं आपको जो है एक और ऑप्शन बताता हूँ, एक और ऑप्शन जो है एग्जांपल से बताता हूँ, जिसको अपन बोलते हैं पुट ऑप्शन। पुट ऑप्शन क्या होता है, एग्जांपल समझते हैं। देखो वही चीज कि भाई रिलायंस का जो करंट मार्केट प्राइस है कितना चल रहा है, 500 रुपये चल रहा है। उदय शेट्टी को लगता है कि भाई 3 महीने बाद रिलायंस का जो शेयर है ना वो गिरेगा, रिलायंस का शेयर का प्राइस जो है बहुत गिरेगा। तो उदय शेट्टी को ये लगता है कि भाई 3 महीने बाद रिलायंस का जो शेयर प्राइस है वो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, ठीक है। रिलायंस का शेयर प्राइस कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। अब मुझे आप एक चीज बताओ कि भाई अगर मैं नॉर्मल तरीके से प्रॉफिट कमाना चाहूँ तो कैसे कमाऊंगा। भाई सीधी सी बात यह है कि भाई उदय शेट्टी क्या करे, उदय शेट्टी आज की डेट पे इस शेयर को जो है 500 में बेच दे और बाद में जाके 200 में खरीद दे, बाद में जाके क्या करे, 200 में खरीद ले। अरे भाई क्या बोल रहे हो, समझ नहीं आया, समझाते हैं, आ जाओ। देखो भाई उदय शेट्टी के पास जो है आज की डेट पे कोई शेयर नहीं होगा, लेकिन अनिल नाम का एक पर्सन है, अनिल नाम का एक पर्सन है, उसके पास क्या है, रिलायंस सीमेंट का एक शेयर है, ठीक है ना। तो मैं इधर लिख लेता हूँ कि भाई अनिल नाम का एक पर्सन है, उसके पास क्या है, रिलायंस सीमेंट का एक शेयर है। उदय शेट्टी को ये पता है कि भाई फ्यूचर में ये जो प्राइस है ना शेयर का जो है 500 से कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। उदय शेट्टी प्रॉफिट कैसे कमाएगा, उदय शेट्टी जो है बेसिकली अनिल को ये बोलेगा कि भाई आप अपना शेयर मुझे उधार दो, आप अपना शेयर क्या करो, मुझे उधार दो। तो इसका मतलब क्या है, मोटा मोटा उदय शेट्टी ने क्या करा, ये जो अनिल है इससे जो है बेसिकली रिलायंस का शेयर उधार लिया। अब बेसिकली शेयर किसके पास आ गया, शेयर आ गया उदय शेट्टी के पास। आज उदय शेट्टी ने क्या करा, इस शेयर को मार्केट में जो है 500 रुपये में बेच दिया, 500 रुपये में क्या करा, बेच दिया। इसका मतलब क्या है कि भाई आज की डेट पे उदय शेट्टी के पास क्या है, आज की डेट के उदय शेट्टी के पास 500 रुपये आए, शेयर बेच दिया उसने। 3 महीने बाद क्या होगा, 3 महीने बाद जो है वो मार्केट से इस शेयर को खरीदेगा कितने पे, 3 महीने बाद उदय जो है मार्केट से इस शेयर को खरीदेगा 200 रुपये पे, और क्या करेगा, वो जो शेयर जो उधार लिया था अनिल से हमने क्या करा, लौटा दिया। समझ में आई बात, वापस समझना। मैंने आपको ये बताया कि भाई करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 500 रुपये। उदय शेट्टी को ये लगता है कि भाई इस शेयर का प्राइस जो है फ्यूचर में जो है क्या होगा, इस शेयर का प्राइस जो है फ्यूचर में 500 से 200 हो जाएगा, मतलब गिरेगा। अच्छा, उदय शेट्टी प्रॉफिट कैसे कमा सकता है, आज की डेट पे वो किसी से शेयर उधार ले। भाई आज की डेट पे उदय के पास कोई शेयर नहीं है, तो क्या करेगा, किसी से उसने शेयर उधार लिया, ठीक है ना, किसी से उसने शेयर उधार लिया। अच्छा, उधार लेके बाद मैंने क्या करा, उधार लेके मैंने जो है ये शेयर मार्केट में बेच दिया कितने पे, 500 रुपये पे। तो मेरे पास 500 रुपये आए। 3 महीने बाद मैंने क्या करा, 3 महीने बाद मार्केट से ये शेयर 200 रुपये में खरीदा और ये शेयर किसको लौटा दिया, ये शेयर जो है बेसिकली मैंने अनिल को लौटा दिया। तो अनिल से मैंने 3 महीने के लिए उधार लिया था, 3 महीने के बाद क्या करा, मैंने उस शेयर को लौटा दिया। इसको अपन क्या बोलते हैं, स्टॉक लेंडिंग स्कीम। स्टॉक लेंडिंग स्कीम में जो है आप एएफएम में आगे जाके चैप्टर्स में समझोगे, ठीक है। तो मोटा मोटा मैंने आपको ये बताया कि भाई इसमें होगा क्या, कि भाई उदय उधार लेगा शेयर, ठीक है ना, 500 रुपये में बेच देगा, 3 महीने बाद उस शेयर को 200 में खरीदेगा और वो शेयर किसको लौटा देगा, वो शेयर जो है बेसिकली आरआईएल को लौटा देगा, आरआईएल को नहीं, अनिल को लौटा देगा। डन है। अच्छा, लेकिन इसमें दिक्कत भी है, इसमें डर भी है, इसमें जो है उदय शेट्टी को डर भी लग रहा है। क्या डर लग रहा है, आज की रेट पे हमने क्या करा, आज की रेट पे हमने जो है शेयर उधार ले लिया, 500 रुपये में बेच दिया। सपोज करो 3 महीने बाद प्राइस कितना हो गया, 3 महीने बाद प्राइस हो गया 1000 रुपये। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 1000 रुपये में खरीद के क्या करना पड़ेगा, अनिल को लौटाना पड़ेगा। तो नुकसान कितना हो जाएगा, भाई आपने जो है क्या करा था, शेयर बेचा था 500 रुपये पे और शेयर खरीदा कितने पे, 1000 रुपये। तो नेट आपकी जेब में से कितना गया, नेट आपकी जेब में से 500 रुपये और चला गया। तो उदय को डर लग रहा है, उदय को डर लग रहा है, किस बात का डर लग रहा है कि यार ठीक है, मेरे को मेरा मन तो कर रहा है कि मैं क्या करूं, उधार करके इसको जो है बेच दूं, उधार करके जो है इस शेयर को बेच दूं, बाद में जाके खरीद के शेयर लौटा दूं। लेकिन मुझे डर भी लग रहा है, मुझे जो है डर भी लग रहा है कि भाई फ्यूचर में अगर प्राइस बढ़ गया तो मेरी तो बैंड बच जाएगी, मेरी तो क्या बन जाएगी, बैंड बच जाएगी। तो उदय शेट्टी जो है हिचकिचा रहा है कि यार ये करना थोड़ा सा डर लग रहा है मुझे, ये करने में थोड़ी सी हिचकिचाहट हो रही है, डर लग रहा है मुझे कि भाई मेरी बैंड ना बच जाए। अच्छा, इस चीज को अपन क्या बोलते हैं, इस चीज को अपन बोलते हैं शॉर्ट सेल करना।
शॉर्ट सेल का मतलब क्या होता है कि भाई आप क्या कर रहे हो, आप जो है बेसिकली शेयर को जो है बेसिकली सेल कर रहे हो आज के रेट पे, बाद में जाके क्या करोगे, बाद में जाके परचेस करोगे। शॉर्ट सेल कैसे होता है मैंने आपको समझाया अभी। शॉर्ट सेल का सिंपल सा मतलब ये कि भाई उदय शेट्टी के पास आज शेयर नहीं है, उसने क्या करा, शेयर उधार लिया किसी से, आज की रेट पे जो है 500 रुपये में बेच दिया, आज की रेट पे 500 रुपये पे क्या करा, बेच दिया। तो उदय शेट्टी के पास आज की रेट पे 500 रुपये आ गए। 3 महीने बाद क्या करेगा, 3 महीने बाद जो है मार्केट से वो 200 रुपये का शेयर खरीदेगा और अनिल को लौटा देगा। वो क्या करेगा, अनिल को लौटा देगा। तो अगर बेसिकली फ्यूचर में शॉर्ट सेल करने के बाद फ्यूचर में मार्केट प्राइस गिरता है तो अनिल को फायदा होगा। लेकिन अगर शॉर्ट सेल करने के बाद फ्यूचर में मार्केट प्राइस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, तो अनिल को नुकसान हो जाएगा। क्योंकि बेसिकली मैंने शेयर बेचा था 500 रुपये पे, तो आए मेरे पास 500, मेरी जेब में आए 500, लेकिन मैच्योरिटी मुझे 1000 रुपये खरीदना पड़ रहा है, तो मेरी जेब से जो है मेरे को जो है नेट नुकसान कितना होगा, 500 रुपये का नेट नुकसान होगा। तो मोटा मोटा इस स्कीम को क्या कहा जाता है, शॉर्ट सेल करना। शॉर्ट सेल का मतलब क्या है कि भाई आज की डेट पे आप शेयर को बेच रहे हो, बाद में जाके सस्ते में परचेस करोगे, क्या बोलते हैं अपन इसको, शॉर्ट सेल। ठीक है। अच्छा, जो आपने क्या करा था, अनिल से शेयर उधार लिया था, उसको अपन बोलते हैं स्टॉक लेंडिंग स्कीम। ठीक है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं, स्टॉक लेंडिंग स्कीम। अब सीधी सी बात यह है कि अनिल क्या करता है, अपना शेयर उधार पे देता है किसको, उदय शेट्टी को। ठीक है, तो फ्री में तो उधार पे देगा नहीं, कुछ फीस भी कलेक्ट करेगा। ठीक है ना, लैंडिंग फीस जिसको अपन बोलते हैं, किराया जिसको अपन बोलते हैं। तो जो स्टॉक लेंडिंग स्कीम होती है अपन जो है बाद में जाके देखेंगे। तो ये जो बेसिकली अनिल ने क्या करा, उदय शेट्टी को बेसिकली स्टॉक लैंड करा, वो स्टॉक लेंडिंग स्कीम के अकॉर्डिंग जो है गवर्न होता है। स्टॉक लेंडिंग स्कीम क्या होती है, किस तरह से वर्क करती है, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, अपन फर्दर चैप्टर्स में जाके समझेंगे। अच्छा, शेयर उधार लेने के बाद उदय शेट्टी ने क्या करा, इसको बेचा और बाद में जाके सस्ते में परचेस कर लिया, इसको अपन क्या बोलते हैं, शॉर्ट सेल करना बोलते हैं। तो मैंने आपको एक चीज बता दी कि भाई अनिल जो है, अनिल नहीं उदय जो है वो किस तरह से प्रॉफिट कमा सकता है अगर बेसिकली प्राइस गिरता है तो। लेकिन मैंने आपको बता दी कि भाई अनिल को डर भी लग रहा है, भाई प्राइस बढ़ गया तो बैंड बच जाएगी उसकी। तो अगेन 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 उदय शेट्टी क्या है, उदास बैठा है। तो बेसिकली जो अपना उदय भाई ये क्या है, उदास बैठे हैं। मजनू भाई आते हैं और बोलते हैं कि भाई उदास क्यों, मैं हूं ना, मैं जो है आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। तो बेसिकली अगेन मजनू भाई क्या करते हैं, उदय भाई को एक ऑप्शन देते हैं। ठीक है ना, उस ऑप्शन का नाम क्या है, पुट ऑप्शन। पुट ऑप्शन क्या होता है समझते हैं। तो मजनू भाई ने जो है क्या करा, उदय भाई को एक ऑप्शन दिया कि भाई मैं आपको ऑप्शन देता हूं कि आप क्या कर सकते हो, आप जो है 3 महीने बाद रिलायंस का एक शेयर जो है मुझे क्या कर सकते हो, 400 में बेच के जा सकते हो। ठीक है ना, तो यहां पर अपन जो है उदय को एक ऑप्शन दे रहे हैं कि भाई आप क्या कर सकते हो, फ्यूचर में एक शेयर मुझे बेच के जा सकते हो। कॉल ऑप्शन मैंने समझाया था पहले। कॉल ऑप्शन में क्या होता है कि भाई उदय भाई के पास एक राइट होता है कि वो क्या कर सकता है, एक पर्टिकुलर प्राइस पे एसेट बाय कर सकता है। पुट ऑप्शन में क्या हो रहा है कि भाई उदय भाई के पास एक राइट है कि वो क्या कर सकता है, एक पर्टिकुलर एसेट को सेल करके आ सकता है, किसको सेल करके आ सकता है, मजनू को, एट प्री डिटरमिन्ड प्राइस, जिसको अपन क्या बोलते हैं, एक्सरसाइज प्राइस बोलते हैं। अपने केस में क्या आ रहा है, 400 आ रहा है। अब एग्जांपल समझना, करंट मार्केट प्राइस था 500 रुपए, उदय शेट्टी ने क्या करा, पुट ऑप्शन खरीदा। उदय शेट्टी ने क्या करा, पुट ऑप्शन खरीदा। इसका मतलब क्या है कि भाई उदय शेट्टी चाहे तो 3 महीने बाद शेयर जो है 400 रुपए पे किसको बेच के आ सकता है, 400 रुपए पे जो है बेसिकली बेच के आ सकता है मजनू को। 3 महीने बाद शेयर का प्राइस कितना हो गया, 3 महीने बाद शेयर का प्राइस हो गया, लेट से सपोज 300। 3 महीने बाद जो शेयर का प्राइस है वो कितना हो गया, 300 हो गया। अब मुझे एक चीज बताओ क्या होगा, उदय शेट्टी क्या करेगा, मार्केट से जो है बेसिकली 300 रुपए का शेयर खरीदेगा, मार्केट से 300 रुपए का शेयर खरीदेगा और 400 रुपए में किसको बेच के आ जाएगा, मजनू को बेच के आ जाएगा। तो 300 का शेयर खरीदा, 400 में मैं बेच के आ गया मजनू को, तो मुझे फायदा कितने का हुआ, 100 का फायदा हुआ। तो बेसिकली मैच्योरिटी में मुझे क्या हुआ, 100 रुपए का फायदा हुआ। अच्छा, इनिशियली जो है इसने क्या करा होगा, लेट से सपोज 18 रुपए का प्रीमियम पे करा होगा। भाई अगर आप क्या करते हो, ऑप्शन खरीदते हो तो आपको प्रीमियम पे करना पड़ता है सेलर को, तो इसने क्या करा, 18 रुपए का प्रीमियम पे करा। तो 100 माइनस 18, इसका जो है बेसिकली नेट प्रॉफिट कितना हो गया, 82 हो गया। इजी। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अज्यूम करो कि भाई मैच्योरिटी पे जो प्राइस है, मैच्योरिटी पे जो मार्केट प्राइस है वो कितना हो गया, 600 हो गया। मैच्योरिटी पे जो मार्केट प्राइस है वो कितना हो गया, 600 हो गया। अब मुझे एक चीज बताओ, लॉजिकली सोचना। भाई आपके पास एक ऑप्शन है कि आप मजनू को शेयर जो है 400 रुपए में बेच के आ सकते हो, लेकिन मार्केट में जो है बेसिकली इस शेयर का प्राइस कितना है, 600 चल रहा है। मार्केट में इस शेयर का प्राइस कितना चल रहा है, 600 चल रहा है। इसका मतलब क्या है कि भाई 600 में खरीदोगे और 400 में बेचोगे, तो आप क्या नुकसान कराओगे क्या अपना। भाई मार्केट से आप 600 में खरीद के लेके आओगे, 400 रुपए में मजनू को बेचोगे तो आपको जो है 200 रुपए का नुकसान होगा। क्या उदय शेट्टी अपना नुकसान कराएगा, उदय शेट्टी अपना नुकसान नहीं कराएगा। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो है अपना ऑप्शन वो लैप्स करा देगा। ठीक है, लॉजिकल है। तो मोटा मोटा पुट ऑप्शन एक्सरसाइज कब होता है, पुट ऑप्शन एक्सरसाइज तब होता है जब बेसिकली मैच्योरिटी पे जो मार्केट प्राइस है इट इज लेस देन एक्सरसाइज प्राइस। अपने केस में एक्सरसाइज प्राइस कितना है, 400 है। तो मैंने आपको बताया था कि भाई जहां पर मेरा मैच्योरिटी प्राइस कितना था, 300 था, विच इज लेस देन एक्सरसाइज प्राइस 400। तो उस केस में क्या हो रहा था, पुट ऑप्शन एक्सरसाइज हो रहा था। कैसे एक्सरसाइज हो रहा था, मैं 300 से जो है मार्केट में शेयर खरीद के लेके आया और 400 रुपए में मजनू को बेच दिया। तो उस केस में क्या होता है, उस केस में जो है मुझे फायदा होता है। तो आपको लॉजिकली बात समझ में आ गई होगी कि भाई पुट ऑप्शन और कॉल ऑप्शन में डिफरेंस क्या होता है। अब देखो पुट ऑप्शन समझाते हैं आपको। देखो ये रहा पुट ऑप्शन। पुट ऑप्शन क्या बोलता है, पुट ऑप्शन गिव्स द होल्डर, मतलब उदय शेट्टी के पास राइट है कि वो क्या कर सकता है, बेच सकता है रिलायंस का शेयर एट द स्ट्राइक प्राइस। तो बेसिकली उदय शेट्टी के पास ऑप्शन है कि वो रिलायंस का शेयर 400 रुपए में बेच सकता है, किसको, मजनू भाई को। अच्छा, एक्सरसाइज कब करा जाता है पुट ऑप्शन, मैंने आपको बता दिया कि जब मैच्योरिटी में जो प्राइस है इट इज लेस देन द एक्सरसाइज प्राइस। ठीक है, डन है। अच्छा सुनो, ये वाला एग्जांपल मैंने आपको बता ही दिया, ये वाला जो एग्जांपल मैंने आपको पूरा समझा ही दिया, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर।
अब देखो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना। जो अपन ने ऊपर ऑप्शंस की बात करी वो दो तरह के होते हैं, एक होता है यूरोपियन ऑप्शन और एक होता है अमेरिकन ऑप्शन। यूरोपियन ऑप्शन का मतलब क्या है कि भाई आप जो है ऑप्शन को एक्सरसाइज कर सकते हो ओनली ऑन मैच्योरिटी। अच्छा, इसका मतलब क्या है? अपने एग्जाम्पल में उदय के पास एक पुट ऑप्शन था, इसका मतलब क्या है कि भाई उदय के पास एक राइट था कि वो क्या कर सकता है, रिलायंस का एक शेयर मजनू को 400 रुपीज पे सेल करके आ सकता है। अच्छा, अगर ये पुट ऑप्शन क्या है, अगर ये पुट ऑप्शन यूरोपियन ऑप्शन है, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये है कि भाई जो उदय है अपना राइट कब एक्सरसाइज कर सकता है, ओनली ऑन मैच्योरिटी। तो मतलब मोटा मोटा हमें ये देखना है कि मेरी मैच्योरिटी 3 मंथ्स की है, तो 3 महीने बाद, 3 महीने बाद एक्चुअल में रिलायंस का करंट मार्केट प्राइस क्या है उसको मैं क्या करूंगा, एक्सरसाइज प्राइस से कंपेयर करूंगा और ये चेक करूंगा कि भाई मुझे ऑप्शन को एक्सरसाइज करना है या नहीं करना है। लेकिन अगर ये पुट ऑप्शन क्या होता, अगर ये पुट ऑप्शन बेसिकली अमेरिकन ऑप्शन होता, अगर ये पुट ऑप्शन अमेरिकन ऑप्शन होता तो उस केस में क्या होता, इधर लिखते हैं कि भाई अगर ये पुट ऑप्शन क्या है, अगर ये पुट ऑप्शन अमेरिकन ऑप्शन है तो उस केस में क्या होगा, अमेरिकन ऑप्शंस को जो है आप एक्सरसाइज कर सकते हो एनी टाइम। तो अमेरिकन ऑप्शन का मतलब क्या है, इट कैन बी एक्सरसाइज एनी टाइम ऑन और बिफोर मैच्योरिटी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भाई ऑल्दो मेरी मैच्योरिटी पीरियड 3 मंथ्स है, ऑल्दो मेरी मैच्योरिटी पीरियड 3 मंथ्स है, लेकिन क्योंकि मेरा ये जो पुट ऑप्शन है क्या है, अमेरिकन ऑप्शन है, तो मैं क्या कर सकता हूँ विद इन 3 मंथ्स कभी भी जो है इस ऑप्शन को एक्सरसाइज कर सकता हूँ। तो विद इन 3 मंथ्स जब भी इस होल्डर को फायदा दिखेगा वो क्या करेगा, इस ऑप्शन को एक्सरसाइज कर देगा। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, मैंने आपको जो है एक चीज समझाई थी कि भाई जो ऑप्शन बायर है वो क्या करता है, प्रीमियम पे करता है ऑप्शन सेलर को। मुझे जो है आप एक चीज बताओ कि भाई ऑप्शन सेलर ने क्या करा, ऑप्शन सेलर ने जो है यूरोपियन ऑप्शन के लिए, ऑप्शन सेलर ने जो है यूरोपियन ऑप्शन के लिए क्या करा, यूरोपियन ऑप्शन के लिए 18 रुपीज का जो है प्रीमियम चार्ज करा। डन है। अच्छा, अगर ये ऑप्शन क्या होता, अमेरिकन ऑप्शन होता, अगर ये ऑप्शन अमेरिकन ऑप्शन होता तो सेलर जो है कम प्रीमियम चार्ज करेगा या फिर ज्यादा चार्ज करेगा? सीधी सी बात है, ज्यादा चार्ज करेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि बेसिकली अमेरिकन ऑप्शन में जो है सेलर क्या कर रहा है, एडिशनल फैसिलिटीज दे रहा है। किस बात की एडिशनल फैसिलिटीज? कि भाई होल्डर जो है कभी भी क्या कर सकता है, ऑप्शन को एक्सरसाइज कर सकता है। तो देखो क्या दे रखा है कि ऑप्शन प्रीमियम अंडर अमेरिकन ऑप्शन क्या होता है, इज ग्रेटर देन यूरोपियन ऑप्शन। लॉजिकली पूरी बात समझ आ गई। तो मोटा मोटा अपन जो है ऑप्शन को कब एक्सरसाइज कर सकते हैं वो डिपेंड करता है कि भाई आपका ऑप्शन यूरोपियन ऑप्शन है या फिर अमेरिकन ऑप्शन है। तो जो भी आपका कॉल या पुट ऑप्शन है, जो भी आपका कॉल या पुट ऑप्शन है, अपन ये चेक करेंगे कि भाई वो अमेरिकन है या फिर यूरोपियन है। अगर अमेरिकन है तो इसका मतलब क्या है, अगर अमेरिकन है तो इसका मतलब क्या है कि भाई अपन कभी भी उसको जो है एक्सरसाइज कर सकते हैं। लेकिन अगर वो यूरोपियन है तो यूरोपियन का मतलब क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ मेच्योरिटी पे जाके आप क्या कर सकते हो, उसको एक्सरसाइज कर सकते हो। तो ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया। अब जो है आपको एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाता हूँ, अब जो है आपको एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाता हूँ, ठीक है ना। एग्जाम्पल देखो क्या दे रखा है, अपन जो है एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि भाई ये आरजी है, एक शेयर का करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 500 रुपये। आरजी ने एक कॉल ऑप्शन खरीदा 520 का। इसका मतलब क्या है कि भाई 3 महीने बाद आरजी क्या कर सकता है, आरजी जो है 520 में इस शेयर को खरीद के लेके आ सकता है। अच्छा, इनिशियली इसने क्या करा, 15 रुपये का जो है प्रीमियम पे करा। इनिशियली जो है इसने 15 रुपये का प्रीमियम पे करा। तो सीधी सी बात यह है कि भाई आरजी ने आज क्या करा है, आरजी ने जो है एक कॉल ऑप्शन खरीदा है, आरजी ने जो है एक कॉल ऑप्शन खरीदा है 520, 520 की स्ट्राइक प्राइस का। आज के दिन पे प्रीमियम कितना पे करा है, आज के दिन पे जो है इसने 15 रुपये का प्रीमियम पे करा है। मैच्योरिटी पीरियड क्या है, मैच्योरिटी पीरियड है 3 ईयर्स। तो इधर मैं लिख लेता हूँ ये 0 टाइम है, ठीक है ना, ये 1, ये 2 और ये 3 ईयर्स, ठीक है ना। तो इधर लिख देता हूँ 1, 2 एंड ये 3। बात समझ आ गई। आज की डेट पे शेयर का प्राइस कितना है, 500 रुपये। आज की डेट पे आपने क्या करा है, इस ऑप्शन को कितने पे खरीदा है, इस ऑप्शन को खरीदा है 15 रुपये पे। इस ऑप्शन को आपने क्या करा, 15 रुपये पे खरीदा। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, मुझे जो है ये देखना है कि भाई तीन महीने बाद, 3 महीने बाद जो है इसका बेसिकली मार्केट प्राइस क्या रहेगा। अपन अज्यूम करते हैं कि ये कॉल ऑप्शन क्या है, ये कॉल ऑप्शन जो है आपका यूरोपियन ऑप्शन है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भाई ये कब एक्सरसाइज हो सकता है, ओनली ऑन मैच्योरिटी। अच्छा, ये जो 500 रुपये का प्राइस है, ये 500 रुपये का प्राइस कितना हो गया, 400 रुपये हो गया, ठीक है ना। तो 1 महीने बाद ये जो 500 रुपये का प्राइस है कितना हो गया, 400 रुपये हो गया। अच्छा, आप मुझे एक चीज बताना, रोहन के पास क्या है, एक पर्चा है, वो पर्चा क्या है, कॉल ऑप्शन का है। अच्छा, रोहन के पास राइट है कि वो क्या कर सकता है, 3 महीने बाद शेयर को खरीद सकता है 520 पे। अच्छा, मुझे जो है आप एक चीज बताओ कि भाई ये कॉल ऑप्शन मैं एक्सरसाइज कब करूंगा, ये कॉल ऑप्शन जो है मैं एक्सरसाइज कब करूंगा, जब बेसिकली करंट मार्केट प्राइस आफ्टर 3 मंथ्स 520 से ज्यादा होगा। तभी तो मैं क्या करूंगा, 520 में खरीदूंगा, ज्यादा पे बेचूंगा, 520 पे करूंगा, ज्यादा पे बेचूंगा। लेकिन जो है 1 महीने बाद क्या हुआ, 1 महीने बाद करंट मार्केट प्राइस 500 से कितना हो गया, 400 हो गया, 500 से कितना हो गया, 400 हो गया। इसका मतलब क्या है कि पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सरसाइजिंग द कॉल ऑप्शन कम हो गई ना, पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सरसाइजिंग द कॉल ऑप्शन कम हो गई। क्योंकि हम तो उम्मीद कर रहे थे कि जो आपका शेयर का प्राइस है वो 520 से भी ऊपर जाएगा, लेकिन ये तो साला 500 से 400 आ गया, 500 से क्या आ गया, 400 आ गया। तो सीधी सी बात है, रोहन के पास ये पर्चा है। अब रोहन क्या करना चाहता है, इस पर्चे को जो है किसी दूसरे पर्सन को बेचना चाहता है, अनिल को, ठीक है ना। रोहन बेसिकली कहां पर है, रोहन बेसिकली 1 मंथ के एंड पे है। रोहन को ये दिख गया कि भाई पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सरसाइजिंग द कॉल ऑप्शन मेरे लिए कम लग रही है, ठीक है ना, मतलब रिस्क है। भाई ऐसा नहीं है कि भाई ये शेयर का प्राइस गिरता ही रहेगा, हो सकता है 400 से 600 हो जाए, 600 से 800 हो जाए, लेकिन
फर्स्ट मंथ के एंड पे तो मुझे ये दिख रहा है कि भाई शेयर का प्राइस 400 हो गया है, इसका मतलब हो सकता है कि भाई 3 महीने बाद भी जो है 520 से कम ही रहे, मतलब मुझे तो नुकसान हो जाएगा। कितना नुकसान होगा? जितना मैंने प्रीमियम पे करा है उतने का नुकसान हो जाएगा। तो एक महीने बाद क्या हुआ? जो एक महीना बाद है, एक महीने बाद मोटा मोटा रोहन ने क्या करा, ये कॉल ऑप्शन जो है अनिल को बेचना चाहा। ठीक है ना, रोहन ने जो है क्या करा, ये कॉल ऑप्शन अनिल को बेचना चाहा और अनिल को जो है पूरी स्कीम समझाई। अनिल को क्या करा, पूरी स्कीम समझाई। अब मुझे आप एक चीज बताओ, अनिल क्या करेगा? 15 रुपए से ज्यादा देगा या फिर 15 रुपए से कम देगा? तो सीधी सी बात है, अनिल ये बोलेगा कि भाई मैं तो सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए दूंगा, मैं तो क्या करूंगा, सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए दूंगा। ठीक है ना, भले तूने क्या करा था, भले तूने 15 रुपए पे खरीदा था, मैं तो जो है आज इसका जो प्राइस है लगाऊंगा, कितना लगाऊंगा, 10 रुपए लगाऊंगा। मतलब ये जो मेरा कॉल ऑप्शन है, ये जो मेरा कॉल ऑप्शन है, इसका प्राइस कितना हो गया, 10 हो गया, कम हो गया ना। इसका जो कॉल ऑप्शन है उसका प्राइस कितना हो गया, कम हो गया। अच्छा, कम क्यों हुआ? ये सीधी सी बात है, अनिल क्या बोलेगा, अनिल बोलेगा कि देख रिस्क है, रिस्क है कि भाई 2 महीने ही बचे हैं, 2 महीने ही बचे हैं। अच्छा, और तेरी जो स्ट्राइक प्राइस है वो 520 है, तेरी जो स्ट्राइक प्राइस है वो 520 है, मुझे फायदा होगा। अनिल क्या बोलेगा कि मुझे फायदा होने के लिए करंट मार्केट प्राइस जो है बेसिकली कितनी होनी चाहिए, 520 से भी ऊपर होनी चाहिए एट द एंड ऑफ 3 मंथ्स, लेकिन अभी तो कितनी है, 400 है। तो अभी रिस्क है। अगर तू बेचना चाहता है तो मैं सिर्फ 10 रुपए दूंगा, अभी तू बेचना चाहता है तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए दूंगा। तो आप देख रहे हो कि भाई शेयर के प्राइस चेंज होने की वजह से, शेयर के प्राइस चेंज होने की वजह से क्या हो रहा है, शेयर के प्राइस चेंज होने की वजह से जो आपका कॉल ऑप्शन था, जो आपका कॉल ऑप्शन था उसका भी प्राइस क्या हो रहा है, उसका भी प्राइस चेंज हो रहा है। इसी को अपन क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव बोलते हैं। तो डेरिवेटिव की डेफिनेशन अब आपको समझ में आएगी। देखो क्या दे रखा है, डेरिवेटिव इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल अ कॉल ऑप्शन विच डिराइव्स वैल्यू फ्रॉम एन अंडरलाइंग एसेट। तो एक कॉल ऑप्शन जो अपनी वैल्यू डिराइव कर रहा है फ्रॉम एन अंडरलाइंग एसेट विच इज रिलायंस का शेयर। बात समझ में आई? डेरिवेटिव क्या होता है? डेरिवेटिव एक तरह का फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट होता है जो अपनी वैल्यू डिराइव करता है फ्रॉम एन अंडरलाइंग एसेट। तो अपने केस में डेरिवेटिव क्या है, कॉल ऑप्शन है। ये अपनी वैल्यू किधर से डिराइव कर रहा है, रिलायंस के शेयर से डिराइव कर रहा है। तो जैसे जैसे रिलायंस का जो शेयर है, जैसे जैसे रिलायंस का शेयर का प्राइस क्या होगा, ऊपर नीचे होगा, उसी बेसिस पे ये जो कॉल ऑप्शन है, ये जो कॉल ऑप्शन है इसका भी प्राइस क्या होगा, फ्लक्चुएट करेगा। डेरिवेटिव समझ में आया? डेरिवेटिव इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट विच डिराइव्स वैल्यू फ्रॉम एन अंडरलाइंग एसेट दैट इज शेयर्स, कमोडिटी एक्सेट्रा। देखो फॉर एग्जांपल दे रखा है कि भाई वैल्यू ऑफ ऑप्शन चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू चेंजेस इन प्राइस। तो रिलायंस के प्राइस के चेंज होने की वजह से मेरा जो कॉल ऑप्शन है उसकी वैल्यू में भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अच्छा, इसको जो है आप ऐसा समझ सकते हो कि भाई आप क्या कर रहे हो, बासी सब्जी लेके आते हो। एक है बासी सब्जी और एक है ताजी सब्जी, ठीक है ना। बासी सब्जी और ताजी सब्जी का एग्जांपल लो। अगर फॉर एग्जांपल आज क्या करते हो आप, जो है बेसिकली मार्केट में एक सब्जी खरीदने जाते हो और आपको पता है कि भाई आप क्या कर रहे हो, आलू खरीद रहे हो, पोटैटो खरीद रहे हो, ठीक है ना। आप क्या कर रहे हो, आपको पता है कि आप पोटैटो खरीद रहे हो। अच्छा, आपको पता है कि भाई पोटैटो जनरली क्या करते हैं, 7 डेज चलते हैं, ठीक है ना। तो आपने क्या करा, 1 kg का जो है बेसिकली 100 रुपीज देने के लिए आप रेडी हो गए। आप आज गए, आपको पता है कि भाई ताजा ताजा पोटैटो है, तो मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा, 100 रुपये दे दूंगा कि भाई ठीक है यार, 1 किलो के 100 रुपये ले ले, 7 दिन चलेंगे। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पोटैटो है जिसकी बेसिकली 2 दिन की लाइफ बची है, अगर कोई पोटैटो है जिसकी फॉर एग्जाम्पल सिर्फ 2 दिन की लाइफ बची है, मतलब 2 दिन बाद खराब होना ही है, तो क्या आप 1 किलो के लिए 100 रुपये दोगे? क्या नहीं, आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे भाई मैं तो सिर्फ 20 रुपये दूंगी, देना है तो दे। तो जनरली यही करते हैं ना, सब्जी वाले यही करते हैं कि जो सब्जी बासी हो जाती है उसको सस्ते में बेचते हैं। इसी तरह से अपना जो ये कॉल ऑप्शन है, अपना जो ये कॉल ऑप्शन है क्या है, एक सब्जी की तरह है, एक सब्जी की तरह है। जैसे जैसे समय खत्म होता जाएगा, जैसे जैसे समय खत्म होता जाएगा, ये कॉल ऑप्शन सड़ता जाएगा, ये कॉल ऑप्शन जो है सड़ता जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे समय खत्म हो रहा है, जैसे जैसे समय खत्म हो रहा है, ऑप्शन का प्रीमियम क्या होगा, ऑप्शन का प्रीमियम कम होगा, ऑप्शन का प्रीमियम क्या होगा, कम होगा। तो मोटा मोटा जो है आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि भाई एज द ऑप्शन अप्रोचेस टुवर्ड्स मैच्योरिटी, ऑप्शन जो प्रीमियम है, ऑप्शन का जो प्रीमियम है वो क्या होता रहता है, कम होता रहता है। देखो क्या दे रखा है कि जो ऑप्शन का प्रीमियम है इट रिड्यूसेस एज इट अप्रोचेस टुवर्ड्स मैच्योरिटी ड्यू टू टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो जो पैसा था, जो 100 रुपए की सब्जी थी, वो समय की वजह से थी, भाई 7 दिन चलेगी इसलिए हम जो है 100 रुपए देने के लिए तैयार थे। लेकिन अगर वो पोटैटो सिर्फ 2 दिन चल लेंगे तो बेसिकली उसका जो प्राइस है वो कितना हो जाएगा, 100 से 20 हो जाएगा। तो इन लोगों ने कहा कि जो बेसिकली पोटैटो का प्राइस है, सब्जी का जो प्राइस है वो कम होता रहेगा एज इट अप्रोचेस टुवर्ड्स मैच्योरिटी ड्यू टू टाइम वैल्यू ऑफ मनी, क्योंकि जितना समय खत्म होता जाएगा, जितना समय खत्म होता जाएगा उतनी वैल्यू क्या होती रहेगी, डिक्रीज होती रहेगी। तो वही चीज रखिए, एज द ऑप्शन रीचेस मैच्योरिटी टाइम वैल्यू ऑफ मनी गोज डाउन। मैंने इधर लिख भी रखा है कि भाई खराब सब्जी का अपन ने एग्जांपल ले लिया। इतनी बात आपको समझ में आ गई? अब एक नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं अपन, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑप्शन। आ जाओ, अब देखो नेक्स्ट टॉपिक अपने को करना है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑप्शन। क्या मतलब है, एग्जांपल समझते हैं, ठीक है ना। आ जाओ, आपको लिख के चलते हैं अपन एग्जांपल पे। देखो ये रहा एग्जांपल, करंट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर चल रहा है 510। आपने जो है क्या कर रखा है, एक कॉल ऑप्शन को परचेस कर रखा है जिसका एक्सरसाइज प्राइस है 500। तो मुझे ये बताओ कि भाई कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज कब होगा। भाई सीधी सी बात ये है कि जब मैच्योरिटी पे प्राइस 500 से ज़्यादा होगा तब मैं क्या करूंगा, एक्सरसाइज करूंगा। अच्छा, अब देखो क्या दे रखा है, मैच्योरिटी जो है, मैच्योरिटी कितने की थी, 3 मंथ्स की थी। 3 महीने बाद जो है शेयर का प्राइस 490 हो सकता है, 505 हो सकता है एंड 520 हो सकता है। तो आज की डेट पे प्राइस है 510। 3 महीने बाद 3 प्राइस दे रखे हैं, या तो 490 हो सकता है,
या तो 505 हो सकता है या फिर 520 हो सकता है। तीनों प्राइजेस की मुझे क्या दे रखी है, प्रोबेबिलिटी दे रखी है कि भाई 490 होने की 40% प्रोबेबिलिटी है, 505 होने की 40% प्रोबेबिलिटी अगेन, एंड 520 होने की कितनी हो गई, 20% प्रोबेबिलिटी हो गई। तो टोटल कितना हो गया, ये टोटल जो है बेसिकली 100% प्रोबेबिलिटी हो गई। अब मुझे आप एक चीज़ बताओ, मुझे जो है आप एक चीज़ बताओ कि भाई अगर प्राइस मैच्योरिटी पे 490 रहता है तो बेसिकली आप ऑप्शन को एक्सरसाइज करोगे क्या, आप जो है ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करोगे, तो उस केस में क्या है आपकी वैल्यू क्या निकल के आएगी, जीरो। अच्छा, अगर मैच्योरिटी पे प्राइस 505 हो जाती है, मैच्योरिटी पे प्राइस जो है 505 हो जाती है, तो बिल्कुल बिल्कुल आप जो है क्या करोगे, ऑप्शन को एक्सरसाइज करोगे। 505 पे जो है क्या करोगे, 505 पे जो है शेयर को परचेस करोगे और मार्केट में 505 पे बेच दोगे। तो इसका मतलब क्या है कि आपको जो है 5 रुपीज़ का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो देखो 490 के केस में जो है मेरा प्रॉफिट कितना था, मेरा प्रॉफिट कुछ होगा नहीं ऑफकोर्स। 505 के केस में मेरा प्रॉफिट होगा 5 रुपीज़, एंड 520 हो जाता है, अगर मैच्योरिटी पे प्राइस 520 हो जाता है तो उस केस में जो आपका प्रॉफिट है वो कितना होगा, प्रॉफिट आपका 20 होगा। तो मोटा मोटा आपको ये पता चल गया कि भाई अगर आपका प्राइस 490 रहता है तो आप जो है कॉल ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करोगे। तो यहाँ पर अपन प्रीमियम कंसिडर नहीं कर रहे हैं, तो ये जो प्रॉफिट है ना, ये जो प्रॉफिट है इसमें अपन प्रीमियम कंसिडर नहीं कर रहे हैं, अपन तो बस ये देख रहे हैं कि आज के दिन पे मैंने क्या करा है, आज के दिन में जो है मैंने कॉल ऑप्शन परचेज करा है, मैच्योरिटी पे जाके मुझे जो है कितना प्रॉफिट होगा, इस कॉल ऑप्शन से एक बार को कितना प्रॉफिट होगा, इसमें जो है अपन प्रीमियम की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मैंने आपको ये बताया कि भाई अगर आपका प्राइस क्या रहता है, 490 रहता है, तो उस केस में आप जो है ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करोगे, तो आपको जो है प्रॉफिट कुछ आएगा नहीं। 505 होता है तो आपको 5 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा, एंड 520 होता है तो उसका जो है आपको 20 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा। अच्छा, जीरो होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 40%, तो आंसर कितना आया, जीरो। 5 रुपीज़ के प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 40%, तो कितना निकल के आया आपका ये, 2 रुपीज़। 20 रुपीज़ के प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 20%, तो कितना निकल के आया आपका ये, 4। तो बेसिकली आपका टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया आपका 6 रुपीज़। तो आपको ये पता चला कि आज के दिन पे आपने क्या करा है, आज के दिन पे आपने जो है बेसिकली कॉल ऑप्शन परचेस करा है मैच्योरिटी पे। मैच्योरिटी पे आपका जो एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है वो कितना है, आपका जो मैच्योरिटी पे एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है वो है 6 रुपीज़। तो यही क्या है, यही जो है बेसिकली अपना एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑप्शन है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑप्शन का मतलब क्या है कि भाई मैच्योरिटी पे इस ऑप्शन का वैल्यू क्या होगा, इस मैच्योरिटी पे इस ऑप्शन का वैल्यू क्या होगा। सो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑप्शन इफ मल्टीपल मैच्योरिटी प्राइस इज गिवन। तो लोगों ने कहा कि भाई अगर आपको जो है क्या दे रखा है, आपको जो मैच्योरिटी में मल्टीपल प्राइसेस दे रखे हैं, तो मैं क्या करूंगा, रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके अपना क्या निकालूंगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑप्शन निकालूंगा। तो मुझे जो है क्या दे रखा है, मैच्योरिटी में मल्टीपल मल्टीपल प्राइसेस दे रखे हैं, तो मैं ये देखूंगा कि भाई मल्टीपल प्राइसेस पे जो मेरा प्रॉफिट है वो कितना होगा। उन प्रॉफिट को मुझे क्या करना है, उन प्रॉफिट को जैसे ही मैं प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करूंगा तो आपको जो है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है ना। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑप्शन का मतलब समझता है आपको, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑप्शन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि आज मैंने कॉल ऑप्शन खरीदा, मैच्योरिटी पे जाके मेरा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितना है, मैच्योरिटी पे जाके मेरा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितना है। अच्छा, लेट अस से सपोज कि भाई मैच्योरिटी पे आपकी एक्सपेक्टेशन है कि भाई शेयर का प्राइस कितना होगा, 505 होगा। तो क्या करा आपने, आज के दिन पे एक कॉल ऑप्शन परचेस करा जिसका एक्साइज प्राइस 505 है। आज के दिन पे आपको लग रहा है कि 3 महीने बाद जो शेयर का प्राइस है वो कितना होगा, 505 होगा। तो क्या आज के दिन पे आप जो है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑप्शन निकाल सकते हो। अच्छा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑप्शन का क्या मतलब है कि भाई मोटा मोटा मैच्योरिटी पे जो है मुझे कितना फायदा होने वाला है। तो आज के दिन पे आपको जो है ये एक्सपेक्टेशन है कि भाई मैच्योरिटी पे जो है मेरा प्राइस कितना होगा, 505 होगा। तो क्या क्या करोगे मैच्योरिटी पे जाके, भाई आप 500 रुपये का जो है बेसिकली कॉल ऑप्शन को एक्सरसाइज करके शेयर खरीदोगे और 505 पे क्या करोगे, शेयर को बेच दोगे, तो आपको जो है बेसिकली 5 रुपीज़ का फायदा होगा। तो आज की डेट पे जो है आपका एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑप्शन क्या निकल के आया, 5। तो देखो क्या दे रखा है कि भाई एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑप्शन अगर मल्टीपल मैच्योरिटी प्राइसेस गिवन, तो अगर मल्टीपल मैच्योरिटी प्राइसेस दे रखे हैं तो आप क्या करोगे, हर प्राइस पे जो है निकालोगे कि भाई आपका प्रॉफिट कितना हो रहा है और उस प्रॉफिट को जो है प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको जो है टोटल प्रॉफिट मिल जाएगा। जैसा अपन ने अभी एग्जांपल में थोड़ी देर पहले देखा था, जो है टोटल 2 और 4 या 4 और 2 6 निकल के आ रहा था, राइट। अब देखो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट करने जा रहा हूं मैं, ऑप्शंस वैल्यूएशन, ठीक है ना। तो अभी तक आपने जो है बहुत बेसिक चीजें करी है, अब थोड़ा सा मैं आपको एडवांस लेवल पे ले चलता हूं। ऑप्शन वैल्यूएशन का क्या मतलब होता है समझना। देखो मैंने आपको जो है उदय शेट्टी और मजनू भाई वाला एग्जाम्पल बताया था। अच्छा, उदय शेट्टी ने क्या करा है, एक कॉल ऑप्शन परचेज करा है। उदय शेट्टी ने जो है क्या करा है, एक कॉल ऑप्शन परचेज करा है, कितने का, लेट अस से सपोज 510 का। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भाई कॉल ऑप्शन का जो एक्सरसाइज प्राइस है वो कितना है, उसका एक्सरसाइज प्राइस है 510, डन है। अच्छा, उदय शेट्टी ने क्या करा है, 18 रुपीज का प्रीमियम पे करा है। उदय शेट्टी ने आज की डेट पे क्या करा है, 18 रुपीज का प्रीमियम पे करा है। अच्छा, उदय शेट्टी को ये लग रहा है कि भाई मैच्योरिटी पे जो शेयर का प्राइस है वो कितना होगा, 550 होगा। उदय शेट्टी को लग रहा है कि मैच्योरिटी पे शेयर का प्राइस कितना होगा, 550 होगा। उदय शेट्टी ने क्या करा, आज की डेट पे कॉल ऑप्शन परचेज कर लिया। अच्छा, उसका स्ट्राइक प्राइस कितना है, एक्साइज प्राइस है 510। अच्छा, आज की डेट पे उदय शेट्टी ने क्या करा है, आज की डेट पे जो है उदय शेट्टी ने 18 रुपये, आज की डेट पे उदय शेट्टी ने जो है बेसिकली 18 रुपये का क्या करा है, 18 रुपये का प्रीमियम पे करा है। उदय शेट्टी का आज की डेट पे
एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑप्शन कितना है बताओ मुझे। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑप्शन अगर मैं देखूं आज के दिन पे, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑप्शन कैसे निकलेगा? तो बेसिकली अपन ये देखेंगे कि भाई उदय शेट्टी की एक्सपेक्टेशन क्या है। तो उदय शेट्टी को लग रहा है कि भाई मैच्योरिटी पे प्राइस 550 होगा। अच्छा, अपना कॉल ऑप्शन का एक्साइज प्राइस कितना है? 510 है। इसका मतलब क्या है कि उदय शेट्टी क्या करेगा? 510 पे जो है शेयर को परचेस करेगा और 550 में जाके मार्केट में बेच देगा। तो बेसिकली एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑप्शन निकल के आ रहा है कितना? 40। तो उदय शेट्टी को ये लग रहा है, उदय शेट्टी को मोटा मोटा ये लग रहा है कि भाई सब कुछ सही रहेगा। मतलब जो मेरी एक्सपेक्टेशन है, मेरी जो एक्सपेक्टेशन है उसके बेसिस पे जो है मुझे मैच्योरिटी पे 40 रुपये का फायदा हो जाएगा। अच्छा, आपने क्या करा है? आज के दिन पे 18 रुपये का निवेश करा है, बोले तो इन्वेस्टमेंट करा है। आज के दिन पे क्या करा है आपने? 18 रुपये का निवेश करा है ना। 18 रुपये को क्या करा के पे करके आपने कॉल ऑप्शन परचेस करा है। इस 18 रुपये के बदले में आपको मैच्योरिटी में मिल रहे हैं 40 रुपये। आपको जो है मैच्योरिटी में क्या मिल रहे हैं? 40 रुपये मिल रहे हैं। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं जो है इस 40 रुपये की क्या करूंगा? प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा। इस 40 रुपये की प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा। क्यों निकालूंगा? मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि मैंने क्या करा है? 18 रुपये जो है बेसिकली आज इन्वेस्ट करा है, ठीक है ना। 18 रुपये जो है बेसिकली पे करके कॉल ऑप्शन परचेस करा है। इससे मुझे जो फायदा होने वाला है, इससे मुझे जो फायदा होने वाला है उसकी आज के दिन पे प्रेजेंट वैल्यू कितनी है? उसकी आज के दिन पे प्रेजेंट वैल्यू कितनी है? अच्छा, अगर प्रेजेंट वैल्यू लेटर से सपोज ये जो मुझे 40 रुपीज़ का क्या हो रहा है? 40 रुपीज़ का फायदा हो रहा है। उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकल के आती है कितनी? उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकल के आती है 20 रुपीज़। तो मुझे आप एक बताओ, आप जो है एक बात बताओ कि भाई क्या मैं कॉल ऑप्शन परचेस करूं या नहीं करूं? तो मुझे ये दिख रहा है कि आज के दिन पे मैंने क्या करा है? 18 रुपये का कॉल ऑप्शन परचेस करा है एंड जो भी मुझे फायदा होगा फ्यूचर में उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है? 20 है। तो आप मुझे बताओ, आप जो है मुझे बताओ कि भाई 18 रुपये लगा के आपने क्या करा? 18 रुपये कमा के आप 18 रुपये लगा के आपने 20 रुपये कमा लिए। तो क्या आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? आप कहोगे यार बिल्कुल करना चाहिए। आप कहोगे बिल्कुल करना चाहिए। तो ये बेसिकली 20 रुपीज़ मैंने क्या निकाला? 20 रुपीज़ मैंने निकाला कि भाई जो भी मेरा ऑप्शन है, जो भी मेरा ऑप्शन है, ठीक है ना। कौन सा ऑप्शन है मेरे पास? कॉल ऑप्शन है। तो जो भी मेरे पास ऑप्शन है मैच्योरिटी पे उस पर कितना प्रॉफिट होगा, मतलब बेसिकली मैच्योरिटी पे इस ऑप्शन की वैल्यू क्या रहेगी। अच्छा, अब क्योंकि सीधी सी बात यह है 18 रुपये मैंने आज इन्वेस्ट करा है, ठीक है ना। 40 रुपये मुझे जो है 3 महीने बाद मिलेंगे। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे जो है बेसिकली इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी ताकि मैं क्या करूँ? ताकि मैं जो है बेसिकली सेम डे पे जो है क्या कर सकूँ? दोनों को जो है चेक कर सकूँ। तो मैंने 40 रुपीज़ की प्रेजेंट वैल्यू निकाली और मुझे ये पता चला कि भाई इस 40 रुपीज़ की प्रेजेंट वैल्यू है 20 रुपीज़। तो आप कहोगे कि भाई ठीक है, आप कहोगे कि भाई ये जो आपका कॉल ऑप्शन है इसको जो है आपको परचेस कर लेना चाहिए। तो ये अपन क्या कर रहे हैं? ये अपन जो है फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन। कि भाई आज के दिन पे आपने ये ऑप्शन क्या करा है? 18 रुपये में परचेस करा है। अच्छा, इसकी फेयर वैल्यू क्या होनी चाहिए? इसकी फेयर वैल्यू क्या होनी चाहिए? तो मैंने देखा कि भाई इसकी फेयर वैल्यू है 20। इसकी फेयर वैल्यू है 20 और आपने क्या करा है? 18 रुपये में इसको खरीदा। तो अब बेसिकली आपको जो है फायदा हो रहा है, राइट। तो देखो पढ़ो, बेसिकली अपन क्या करते हैं? बेसिकली हियर वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ऑप्शन, दैट इज फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन, ठीक है ना। तो मैं ये देख रहा हूँ कि भाई ये जो मेरा ऑप्शन है इसकी फेयर वैल्यू क्या है एंड देन वी विल कंपेयर इट विद द एक्चुअल प्रीमियम। तो मैंने क्या करा? मैंने जो है बेसिकली ऑप्शन की फेयर वैल्यू निकाली, उसको जो है एक्चुअल प्रीमियम से कंपेयर करा। उसको जो है मैंने क्या करा? एक्चुअल प्रीमियम से कंपेयर करा एंड अकॉर्डिंगली मैं क्या करूँगा? डिसाइड करूँगा कि भाई अपन को जो है कॉल ऑप्शन खरीदना चाहिए या फिर नहीं खरीदना चाहिए। तो अगर फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन इज ग्रेटर देन एक्चुअल प्रीमियम, तो अपने केस में क्या हो रहा था? अपने केस में फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन आ रहा था 20, एक्चुअल प्रीमियम आ रहा था कितना? 18। तो बेसिकली आपने क्या करा? आपने जो है इन्वेस्टमेंट करा था 18 का, आपने इन्वेस्टमेंट करा था 18 का। आपको जो पीवी कितना मिल रहा है? आपको जो है बेसिकली पीवी मिल रहा है 20 रुपीज़ का, ठीक है ना। पीवी क्या है कि भाई फ्यूचर में जो भी मुझे इस कॉल ऑप्शन से प्रॉफिट होगा उसका प्रेजेंट वैल्यू। तो बेसिकली आपने कहा कि भाई ठीक है मैंने सही डिसीजन लिया है। आप एक और काम क्या कर सकते हो कि भाई ऑप्शन खरीदने से पहले भी क्या कर सकते हो? ये चीज़ चेक कर सकते हो कि भाई ऑप्शन को खरीदने के लिए मुझे जो है 18 रुपये लगाने पड़ रहे हैं। ऑप्शन से मुझे मिलेगा कितना? ऑप्शन से मुझे मिलेगा 20। तो आप क्या करोगे? आप खरीद लोगे। तो उन लोगों ने वही कहा कि भाई आप क्या करो? आप जो है फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन निकालो। फेयर वैल्यू ऑप्शन का मतलब क्या है? सिंपल सी बात यही है कि जो आपने कॉल ऑप्शन परचेस करा है मैच्योरिटी पे उस पे जो है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट क्या है? उस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट का आज का डेट पे पीवी। पीवी मतलब प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है ना। तो जो आप प्रॉफिट निकालो तो मैच्योरिटी डेट का है, ठीक है ना। मतलब 3 महीने बाद का है, 6 महीने बाद का है। आज की डेट पे उसकी वैल्यू क्या है? आज की डेट पे उसकी वैल्यू क्या है? तो क्या करोगे? प्रेजेंट वैल्यू करके आज की डेट की उसकी वैल्यू निकालोगे। अगर आपको लगता है कि भाई जो फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन है वो 15 है, ठीक है ना, और आप प्रीमियम पे कर रहे हो 18 का, इसका मतलब क्या है कि भाई आज के दिन पे आपने जो है 18 रुपये देके कॉल ऑप्शन परचेस करा, लेकिन जो मुझे फ्यूचर में फायदा होने वाला है उसकी पीवी कितनी है? 15 है, ठीक है ना। तो आप 18 लगा रहे हो, आपको 15 मिल रहा है। आप 18 लगा रहे हो, आपको 15 मिल रहा है। तो क्या आपको इन्वेस्ट करना चाहिए? आप जो है फिर बोलोगे कि भाई ठीक है हम जो है कॉल ऑप्शन को बाय नहीं करेंगे। लॉजिकली बात समझ आ रही है कि भाई फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन क्या है? तो मोटा मोटा मैंने आपको ये बताया भाई फेयर वैल्यू ऑप्शन का मतलब कुछ नहीं है। आप तो ये देखोगे कि भाई आज की डेट पे आपने जो है कितना ऑप्शन प्रीमियम पे करा है, ठीक है ना। आज की डेट पे आपने कितना ऑप्शन प्रीमियम पे करा है। अच्छा, इस ऑप्शन को खरीदते अगर आप खरीदते तो मैच्योरिटी पे कितना फायदा होता? मैच्योरिटी पे कितना फायदा होता? उस फायदे का पीवी को क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? उस फायदे के पीवी को मैं बोल रहा हूँ फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन, ठीक है ना। फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन बोलो, फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन प्रीमियम बोलो, एक ही बात है। डन है। तो मैं इसको कंपेयर करूंगा, मैं जो है इसको कंपेयर करूंगा एक्चुअल प्रीमियम से, अकॉर्डिंगली डिसाइड करूंगा कि भाई मुझे ऑप्शन बाय करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। या फिर आप एक और चीज चेक कर सकते हो कि भाई जो मैंने डिसीजन लिया है वो सही है कि नहीं है। तो अपने पर्टिकुलर केस में
अपने पर्टिकुलर केस में ये जो उदय भाई है, इसने क्या करा था, 18 रुपये का जो है बेसिकली कॉल ऑप्शन परचेज कर लिया था, ठीक है ना। तो 18 रुपये देके 18 रुपये का प्रीमियम पे करके कॉल ऑप्शन परचेज कर लिया। इसने पीवी निकाली, इसने जो है पीवी निकाली कि भाई जो भी मुझे इस पे फायदा होने वाला है उसकी पीवी 20 रुपये। तो इसने बोला कि भाई ठीक है यार, बच गए, हमने जो है सही डिसीजन लिया है। तो मोटा मोटा आपको ये पता चल गया कि भाई फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन क्या होता है। भाई मैच्योरिटी पे जो भी प्रॉफिट होने वाला है उसका पीवी, उसके पीवी को अपन क्या बोलते हैं, फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन। अच्छा, अब ये फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन अपन निकालेंगे कैसे, उसके लिए अपन जो है कुछ वैल्यूशन मेथड्स देखने जा रहे हैं। तो वैल्यूशन मेथड्स हैं, वैल्यूशन मेथड किसके हैं कि भाई फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन कैसे कैलकुलेट होगा। सबसे पहला मेथड है बाइनोमियल मेथड। बाइनोमियल मेथड क्या होता है, मैं आपको जो है एग्जांपल समझाता हूँ। एक बार अपन एग्जांपल कर लें, फिर उसके बाद जो है अपन इसके प्रोविजंस पाएंगे, कॉन्सेप्ट्स पाएंगे। देखो, एक शेयर है जिसका करंट मार्केट प्राइस है 500 रुपीज, ठीक है ना। आज की डेट पे मतलब जीरो टाइम पे मैंने क्या करा है, एक कॉल ऑप्शन परचेस करा है इस शेयर का जिसकी एक्सरसाइज प्राइस है 510। अच्छा, मतलब ये एक्सरसाइज कब होगा, मैच्योरिटी पे। मैच्योरिटी पे एक्सरसाइज तब होगा जब मैच्योरिटी पे जो मार्केट प्राइस है वो 510 से क्या है, ज्यादा है, ठीक है ना, लॉजिकल। अच्छा, इसकी मैच्योरिटी 1 ईयर है, मुझे रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न बता रखा है 10%। मैंने जो है कॉल ऑप्शन को परचेस करने के लिए क्या करा है, 20 रुपीज़ का प्रीमियम पे करा है। अच्छा, अब मुझे आप ये बताओ कि भाई फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन कैसे निकालोगे। मैंने आपको सिखाया था कि भाई फेयर वैल्यू ऑप्शन का मतलब क्या होता है कि मैच्योरिटी पे जो भी मुझे प्रॉफिट होने वाला है उसकी आज के दिन पे पीवी क्या है। तो ये तो जीरो टाइम है, और ये क्या है, एक साल बाद का जो मुझे क्या दे रखा है, मार्केट प्राइस दे रखा है। बाइनोमियल मेथड मुझे ये बताता है कि जो करंट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर है उसकी फ्यूचर में दो ही पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, या तो ये जो शेयर का प्राइस है बढ़ेगा, या तो शेयर का प्राइस जो है क्या होगा, घटेगा। तो लेट अस से सपोज कि भाई बाइनोमियल मेथड क्या कहता है कि शेयर का प्राइस या तो 20% से बढ़ेगा या फिर क्या होगा, 20% से घटेगा। तो मुझे आप एक चीज बताओ, करंट मार्केट प्राइस दे रखा है मुझे 500, ठीक है ना, करंट मार्केट प्राइस मुझे बता रखा है 500। अच्छा, या तो ये क्या हो सकता है, 20% बढ़ सकता है। इसका मतलब क्या है कि भाई एक साल बाद या तो शेयर का प्राइस हो सकता है कितना, 600, या तो शेयर का प्राइस कितना हो सकता है, 500 में से 20% मैंने लेस करा तो कितना हो गया, 400 हो गया। तो सबसे पहला बाइनोमियल मेथड का अजम्पशन क्या है कि शेयर का प्राइस फ्यूचर में दो ही पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, ठीक है ना, या तो वो क्या होगा, करंट मार्केट प्राइस से बढ़ेगा, या करंट मार्केट प्राइस से क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब आपको ये पता चल गया कि भाई फ्यूचर में या तो प्राइस 600 रहने वाला है या फिर 400 रहने वाला है। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, अगर फ्यूचर में प्राइस कितना रहता है, 600 रहता है, तो उस केस में आपका पे ऑफ कितना होगा, पे ऑफ का मतलब है प्रॉफिट कितना होगा। तो सीधी सी बात है, अगर एक साल बाद इस शेयर का प्राइस 600 रहता है तो आप क्या करोगे, आप जो है 510 पे अपना जो कॉल ऑप्शन है उसको एक्सरसाइज करोगे, मतलब सामने वाले से 510 में शेयर खरीद के लाओगे और क्या करोगे, 600 रुपये में बेच दोगे। आप क्या करोगे, 600 रुपये में बेच दोगे, तो आपको जो है 90 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा। 90 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा, जिसको अपन क्या कहते हैं, पे ऑफ भी कह सकते हैं। अच्छा, अगर फ्यूचर में प्राइस कितना हो जाता है, फ्यूचर में प्राइस हो जाता है 400, फ्यूचर में प्राइस कितना हो गया, 400 हो गया, तो उस केस में बताओ क्या होगा। उस केस में सीधी सी बात है, आप जो है क्या करोगे, ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करोगे, मतलब आपका पे ऑफ इधर कितना होगा, आपका पे ऑफ होगा इधर बेसिकली जीरो, है ना। तो अपन ने ये देख लिया कि भाई अगर एक साल बाद प्राइस 600 रहता है, ठीक है, तो उसके जो है आपको केस में, उस केस में आपको जो है 90 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा। अगर प्राइस हो जाता है फॉर एग्जाम्पल 400, तो उस केस में जो है आपको 0 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा। अच्छा, अपन अज्यूम करते हैं कि भाई 600 रुपये होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 70% है, एंड 400 रुपये की होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 30% है। तो उस केस में क्या आपका जो है एक्सपेक्टेड पे ऑफ निकल सकता है, बिल्कुल निकल सकता है। अपन क्या करेंगे भाई, 90 होने की प्रोबेबिलिटी, 90 रुपीज़ के प्रॉफिट कमाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.7, प्लस 0 रुपीज़ के प्रॉफिट कमाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, बेसिकली है 0.3। इसको करो कितना आ रहा है, 90 इंटू अगर मैं 0.7 करता हूँ तो ये मोटा मोटा निकल के आएगा 63। इसका मतलब मुझे ये पता चल गया कि भाई एक साल बाद मेरा जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है वो कितना होगा, 63 होगा। एक साल बाद मेरा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितना होगा, 63 होगा। अच्छा, आज की डेट पे आपने क्या करा है, 20 रुपये का जो है प्रीमियम पे करा है। एक साल बाद आपको क्या मिलेगा, एक साल बाद जो है आपको 63 रुपीज़ का प्रॉफिट हो सकता है। ये आपने क्या करा, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट निकाला कि भाई कितना प्रॉफिट हो सकता है। तो मुझे ये पता है कि भाई 600 रुपये के प्राइस होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 70%। अच्छा, 600 रुपये रहा तो मेरा प्रॉफिट कितना होगा, 90। 400 रुपीज़ प्राइस के, 400 रुपीज़ की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 30% है। अगर प्राइस मेरा 400 रहा तो मेरा प्रॉफिट कितना होगा, जीरो। इसका मतलब क्या है कि भाई 90 रुपीज़ के प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी 70% है, 0 रुपीज़ के प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 30% है। तो मैंने अपनी एक्सपेक्टेड प्रॉफिट निकाला। अब मुझे पता चल गया कि भाई आज के दिन पे मैंने 20 रुपये लगाया है, एक साल बाद मुझे क्या मिलेगा, 63 मिलेगा। मैं क्या करूंगा, 63 की जो है क्या करूंगा, आज की डेट पे प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा। 63 की मैंने क्या करा, आज की डेट पे प्रेजेंट वैल्यू निकाली। अब देखो 63 तो क्या है, 63 तो बेसिकली एक साल बाद की वैल्यू है। मुझे क्वेश्चन में बता रखा है कि भाई आपका जो है रिस्क रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 10% है। तो मैं क्या करूंगा, 63 की जो है 10% से डिस्काउंटिंग कर लूंगा। तो मैंने क्या करा, 63 डिवाइड बाय 1.1 करा, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे जो है बेसिकली आज की डेट पे जो है इसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो देखो करो, 63 डिवाइड बाय अगर मैं 1.1 करता हूँ तो ये निकल के आएगा कितना, 57.27। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भाई फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन कितना है, फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन है 57.27। तो मैं ये देखूंगा कि आज के दिन पे जो मैंने कॉल ऑप्शन खरीदा है, 20 रुपये में खरीदा है, उसकी आज के दिन पे क्या है, उसकी आज के दिन पे जो प्रेजेंट वैल्यू है वो कितनी है, 57 है। तो बेसिकली आप बोलोगे कि भाई यार मैं 20 रुपये का इन्वेस्टमेंट करके 20 रुपये का इन्वेस्टमेंट करके 57 रुपीज़ कमा रहा हूँ, 57 रुपीज़ कमा रहा हूँ। तो आपको वही बिल्कुल ठीक है, अपन क्या कर सकते हैं, अपन जो है बेसिकली कॉल ऑप्शन को बाय कर सकते हैं। तो फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन मैंने बार बार आपको बताया भाई, फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन का मतलब क्या है कि मैच्योरिटी पे जो भी प्रॉफिट होगा उसकी आज के दिन पे प्रेजेंट वैल्यू क्या है।
तो बस यही है बाइनोमियल मेथड, यही है बाइनोमियल मेथड पूरा कि भाई आपको क्या करना है, सबसे पहले तो बाइनोमियल ट्री बनाना है। बाइनोमियल ट्री में क्या करोगे, बाइनोमियल ट्री में ये देखोगे कि भाई आज के दिन पे करंट मार्केट प्राइस क्या है, फ्यूचर में ज़्यादा प्राइस क्या होने वाली है, कम प्राइस क्या होने वाली है, ठीक है ना। आपको ये पता चल जाएगा कि भाई फ्यूचर में जो है प्राइस कितनी होने वाली है, फॉर एग्जांपल 600, अच्छा कम होगी तो कितनी होगी, 400 होगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है बाइनोमियल मेथड में, सबसे इंपॉर्टेंट काम है प्रोबेबिलिटी निकालना। क्वेश्चन में आपको सब कुछ दे रखा होगा, क्वेश्चन में आपको ये बता देगा कि भाई करंट मार्केट प्राइस 500 है, क्वेश्चन आपको ये बता देगा कि भाई एक साल बाद प्राइस इतना हो सकता है, इतना हो सकता है। अपने को बस काम क्या करना है, अपने को जो है प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अच्छा मैंने आपको जो है बता दिया था कि भाई इसकी प्रोबेबिलिटी 70% होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी 30% होगी, तो मैंने एग्जांपल दिया था। अपने को क्या करना है, अपने को जो है इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी। बाइनोमियल मेथड में बस आपको एक ही काम करना है, और वो काम क्या करना है कि भाई प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि भाई 600 होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी एंड 400 होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। क्वेश्चन आपको साफ साफ बता दो देगा भाई 500 से 600 हो सकता है, 500 से 400 हो सकता है। अच्छा लेकिन 600 होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 600 होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये आपको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो आपको बस जो है प्रोबेबिलिटी निकालनी है। मुझे एक बात बताओ, अगर आपको प्रोबेबिलिटी मिल गई, फॉर एग्जांपल इसकी प्रोबेबिलिटी 70 थी और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी थी, 30 थी, तो एक बार बस आपको प्रोबेबिलिटी मिल गई तो उसके बाद कोई भी दिक्कत है क्या, उस पर तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, सीधी सी बात है। अगर आपको जो है दोनों की प्रोबेबिलिटी मिल जाती है फिर क्या करोगे, फिर आप देखोगे कि भाई इधर नेट पे ऑफ कितना होगा, मतलब इधर प्रॉफिट कितना होगा, इधर प्रॉफिट कितना होगा, फिर आप क्या करोगे, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट निकाल लोगे और एक्सपेक्टेड प्रॉफिट का क्या करोगे, पीवी कर लोगे। बस इतना ही काम करना है आपको। तो मोटा मोटा जो अपना बाइनोमियल मेथड है उसमें बस आपको जो है एक ही काम करना है, और वो है प्रोबेबिलिटी निकालना। बाकी सब कुछ आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा। अब क्वेश्चन, अब ये जो प्रोबेबिलिटी है वो निकलेगी कैसे, आ जाओ। ये जो प्रोबेबिलिटी है वो निकलेगी कैसे, तो उसके लिए अपने को जो है एक फॉर्मुला दे रखा है। मैं आपको जो है फॉर्मुला बताता हूँ, आ जाओ। कि प्रोबेबिलिटी है वो निकलेगी कैसे, उसके लिए एक फॉर्मुला दे रखा है, वो फॉर्मुला बताता हूँ आपको। फॉर्मुला क्या है, फॉर्मुला बोलता है कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस इंक्रीज, मतलब प्राइस इंक्रीज होने की प्रोबेबिलिटी, प्राइस इंक्रीज होने की प्रोबेबिलिटी इन लोगों ने बताया, प्राइस इंक्रीज होने की प्रोबेबिलिटी का इन लोगों ने फॉर्मुला बताया 1+R/100, ठीक है ना, माइनस डी अपॉन म्यू माइनस डी, ठीक है ना, ये लोगों ने फॉर्मुला बताया। इसका जो है मैं आपको डेरिवेशन बताऊंगा, लॉजिक बताऊंगा। अच्छा मुझे बताओ अपने क्वेश्चन में, अपने इसी क्वेश्चन में, अच्छा मैं क्या कर रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूँ, मैं जो है प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूँ कि भाई प्राइस इंक्रीज होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। इस क्वेश्चन में मुझे बताओ कि भाई रेट ऑफ रिटर्न कितना है, रिस्क रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 10% है। तो इधर मैं वैल्यू पुट करता हूँ, देखो 1+10 डिवाइड बाई 100 करा मैंने, ठीक है ना, माइनस डी का मतलब क्या है, डी का मतलब है रेशियो ऑफ लोअर प्राइस टू करंट मार्केट प्राइस, रेशियो ऑफ लोअर प्राइस टू करंट मार्केट प्राइस, ठीक है ना। सो डी का मतलब क्या है, रेशियो ऑफ लोअर प्राइस टू करंट मार्केट प्राइस। देखो ये रहा, डी का मतलब क्या है, डी का मतलब है रेशियो ऑफ लोअर प्राइस टू करंट मार्केट प्राइस। इसका मतलब क्या है कि भाई लोअर प्राइस डिवाइड बाय करंट मार्केट प्राइस आपको करना है। आ जाओ करते हैं अपन। डी का मतलब क्या होता है कि भाई लोअर प्राइस क्या है 400, करंट मार्केट प्राइस कितना है 500 है, डन है। अच्छा म्यू का मतलब क्या होता है, म्यू का मतलब होता है रेशियो ऑफ हायर प्राइस टू करंट मार्केट प्राइस। इसका मतलब क्या है कि भाई अपन क्या करेंगे, हायर प्राइस एट मैच्योरिटी डिवाइड बाय करंट मार्केट प्राइस करेंगे। तो म्यू का मतलब क्या है, हायर प्राइस एट मैच्योरिटी डिवाइड बाय करंट मार्केट प्राइस। देखो ये रहा, हायर प्राइस कितना होगा 600 होगा, 600 डिवाइड बाय करो कितना 500, माइनस डी का मतलब क्या है, डी का मतलब है अगेन वही 400 डिवाइड बाय 500। इतनी बात समझ में आ गई। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भाई आपको जो है प्रोबेबिलिटी मिलेगी कि भाई प्राइस इंक्रीज होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। आ जाओ सॉल्व करो इसको। पी क्या हो जाएगा 1.1, ठीक है ना, 1.1 माइनस 400 डिवाइड बाय 500 करोगे तो आएगा ये 0.8, इजी। अच्छा 600 डिवाइड बाय 500 करो, 600 डिवाइड बाय मैंने करा 500, कितना निकल के आया, ये निकल के आया 1.2, माइनस करा मैंने 0.8। इसको सॉल्व करो कितना आएगा, इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो 1.1 माइनस 0.8 करोगे तो आएगा 0.3, ये आ जाएगा 0.4, तो ये हो जाएगा कितना 0.75। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भाई प्राइस इंक्रीज होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.75। तो प्राइस इंक्रीज होने की प्रोबेबिलिटी अगर 0.75 है तो प्राइस डिक्रीज होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, प्राइस डिक्रीज होने की प्रोबेबिलिटी होगी 0.25। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस इंक्रीज, वेरी इजी। तो मोटा मोटा आपने जो है क्या करना है, आपने जो है बेसिकली ये वाला फॉर्मुला अप्लाई करके प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस इंक्रीज निकालना है। एक बार आपको प्रोबेबिलिटी मिल गई, एक बार आपको क्या मिल गई, प्रोबेबिलिटी मिल गई, तो बस क्या करोगे आप, जो है क्या करोगे, एक्सपेक्टेड पे ऑफ निकाल लोगे। आप क्या करोगे, एक्सपेक्टेड पे ऑफ निकाल लोगे और उस एक्सपेक्टेड पे ऑफ का पीवी कर लोगे, वही आपकी क्या होगी, फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन होगी। तो बाइनोमियल मेथड में आपको क्या करना पड़ता है, सिर्फ और सिर्फ जो है प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ती है। एक बार आपने प्रोबेबिलिटी निकाल ली, बाकी आपका पूरा काम हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी निकालने का मैंने फॉर्मुला बताया, वापस समझो। देखो प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मुला क्या है, 1+R/100, ठीक है ना, माइनस डी अपॉन म्यू माइनस डी। इसका जो है मैं आपको लॉजिक समझाऊंगा, डेरिवेशन भी समझाऊंगा। इस फॉर्मुला को जैसे आप अप्लाई करोगे आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस इंक्रीज मिल जाएगी। मैंने आपको बता दिया कि भाई आर का मतलब क्या है, रिस्क रेट ऑफ रिटर्न। डी का मतलब क्या है, डी का मतलब है कि भाई मैच्योरिटी पे जो लोअर प्राइस होगी डिवाइड बाय करंट मार्केट प्राइस। अच्छा म्यू का मतलब क्या है, म्यू का मतलब क्या है कि भाई मैच्योरिटी पे जो हायर प्राइस होगी डिवाइड बाय करंट मार्केट प्राइस। इसको जो है आपको अप्लाई करना है एंड आपको जो है प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। मेरी बात समझ में आ गई। मैं आपको जो है डेरिवेशन से पहले एक बार जो है पूरा कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, आ जाओ। तो अपन क्या कर रहे हैं, अपन बाइनोमियल मेथड पढ़ रहे हैं। देखो ये रहा, अपन पढ़ रहे हैं बाइनोमियल मेथड। देखो क्या दे रखा है, दिस मेथड अज्यूम्स दैट देयर आर ओनली 2 पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द मार्केट प्राइसेस ऑन मैच्योरिटी। कि भाई फ्यूचर में 2 ही पॉसिबल आउटकम्स होंगे, वन इज मोर देन करंट मार्केट प्राइस एंड वन इज लोअर देन करंट मार्केट प्राइस, ठीक है ना। अच्छा बाइनोमियल मेथड में अपन क्या करेंगे, बाइनोमियल मेथड में अपन जो है फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन निकालेंगे। तो देखो क्या दे रखा है, 2 अप्रोचेज टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ऑप्शन एज पर बाइनोमियल मेथड। हमें जो है बेसिकली 2 अप्रोचेज दे रखी है कि भाई वैल्यू ऑफ ऑप्शन कैसे निकालोगे बाइनोमियल मेथड में। सबसे पहले दे रखा है रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी अप्रोच। देखो ये रहा,
रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी अप्रोच में आप क्या करोगे, रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी अप्रोच में सबसे पहले आप बाइनोमियल ट्री बनाओगे। अपन ने भी यही करा था ना, बाइनोमियल ट्री बनाया था कि भाई करंट मार्केट प्राइस 500 है, अच्छा फ्यूचर में 600 हो सकता है या फिर 400 हो सकता है। तो सबसे पहले आपने क्या करा, बाइनोमियल ट्री बनाया। आपने क्या करा, बाइनोमियल ट्री बनाया। स्टेप 2 क्या करोगे, स्टेप 2 करोगे आप कि भाई आपकी जो है प्रोबेबिलिटी निकालोगे, रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको। तो प्रोबेबिलिटी निकालने का मैंने आपको फॉर्मुला बताया कि भाई 1 + R/100 - D / म्यू - D। फिर मैंने आपको बताया कि भाई आर का मतलब क्या है, रिस्क रेट ऑफ रिटर्न। म्यू का मतलब क्या है कि भाई हायर प्राइस एट मैच्योरिटी डिवाइड बाय करंट मार्केट प्राइस। डी का मतलब क्या है कि भाई लोअर प्राइस एट मैच्योरिटी डिवाइड बाय करंट मार्केट प्राइस। अच्छा तो एक बार आपको क्या मिल गई, एक बार जो है आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस इंक्रीज मिल गई, तो आप तीसरा काम क्या कर सकते हो, आप जो है तीसरा काम बेसिकली वैल्यू ऑफ ऑप्शन निकाल सकते हो। वैल्यू ऑप्शन निकाल सकते हो ना, देखो क्या रखा है, पे ऑफ प्राइस इंक्रीजेस, ठीक है ना। तो मैंने देखा कि भाई मेरा पे ऑफ कितना है, ये रहा कि अगर मेरा प्राइस जो है 500 से 600 होता है तो उस केस में को जो है प्रॉफिट कितना होगा 90। तो 90 होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.75। तो मैं इधर क्या करूंगा, इधर वही तो करना है आपको, इधर वही तो करोगे, 90 इंटू क्या करोगे, प्रोबेबिलिटी करोगे, ठीक है ना। फिर पे ऑफ ये करा मैंने इंटू प्रोबेबिलिटी, प्लस करना है क्या, पे ऑफ इफ प्राइस डिक्रीजेस। तो पे ऑफ कितना है, प्राइस अगर डिक्रीज होता है तो जीरो, इसकी प्रोबेबिलिटी कितना है, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.25, ठीक है ना। तो 90 इंटू 0.75 क्या करा आपने, 90 इंटू 0.75 प्लस 0 इंटू 0.25 डिवाइड बाय क्या करोगे, डिवाइड बाय उसकी डिस्काउंटिंग करोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, वैल्यू ऑफ ऑप्शन मिल जाएगा। इजी है, पूरा समझ में आ गया कहानी। अब मैं आपको लॉजिक समझाता हूँ पूरा, अब मैं जो आपको पूरा पूरा लॉजिक समझाता हूँ। अब मैं जो आपको लॉजिक समझाता हूँ, सबसे अपना इंपॉर्टेंट काम क्या था, सबसे इंपॉर्टेंट काम था प्रोबेबिलिटी निकालना। बस आपको प्रोबेबिलिटी मिल गई तो आपको जो है बस अपना दिमाग लगाना है और क्या करना है, वैल्यू ऑफ ऑप्शन निकाल देनी है। अच्छा वैल्यू ऑफ ऑप्शन कैसे निकलेगा वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना, रटना नहीं, इन स्टेप्स को रटने की जरूरत नहीं है। इन स्टेप्स को रटने की जरूरत नहीं कि भाई ये स्टेप्स जो है इस तरह से होंगे। मैंने आपको बस इतना सा बताया कि बाइनोमियल मेथड में आपको बस प्रोबेबिलिटी निकालनी आनी चाहिए, आपको बस प्रोबेबिलिटी निकालनी आ गई तो आप जो है वैल्यू ऑप्शन खुद ही निकाल दोगे। ये स्टेप्स मैंने इसलिए लिख रखे हैं, ये स्टेप्स मैंने इसलिए लिख रखे हैं ताकि आप जो है क्या कर सको, आप जो है बेसिकली मार्क्स अच्छी तरह स्कोर कर सको। तो सबसे पहले आपको काम क्या करना है, एक तो जो है बाइनोमियल ट्री बनाना है, एक क्या करोगे, बाइनोमियल ट्री बनाओगे। फिर दूसरा काम क्या करोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस इंक्रीज निकालोगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस इंक्रीज निकल गई तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस डिक्रीज भी निकल जाएगी, ठीक है ना। तो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस इंक्रीज 0.75 है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस डिक्रीज कितना होगा 0.25, मतलब कैसे 1 - 0.075, 1 - 0.75 डन। तीसरा काम क्या करोगे, उस प्रोबेबिलिटी को यूज करके जो है वैल्यू ऑफ ऑप्शन निकाल लोगे। अच्छा फिर वैल्यू ऑफ ऑप्शन का आपने क्या करा, पीवी कर लिया, तो आज की डेट पे आपको क्या मिल जाएगा, फिर वैल्यू ऑफ ऑप्शन मिल जाएगा। अब मेरी बात बड़े ध्यान से समझना, मैं जो है आपको प्रोबेबिलिटी का फॉर्मुला समझाता हूँ कि भाई प्रोबेबिलिटी का फॉर्मुला किस तरह से डिराइव हुआ। अच्छा मैंने आपको एक चीज बताई कि भाई अपन क्या फॉलो कर रहे हैं, अपन जो है बाइनोमियल मेथड फॉलो कर रहे हैं। तो बाइनोमियल मेथड के अकॉर्डिंग अपन क्या कर रहे हैं, बाइनोमियल मेथड के अकॉर्डिंग अपन जो है फिर वैल्यू ऑप्शन निकाल रहे हैं। बाइनोमियल मेथड में भी अपन कौन सा फॉर्मुला यूज कर रहे हैं, बाइनोमियल मेथड में भी अपन जो है एक अप्रोच यूज कर रहे हैं जिसका नाम है रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी अप्रोच। रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी अप्रोच क्या होती है, आ जाओ देखो। रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी अप्रोच मुझे ये बताती है, रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी अप्रोच में क्या बताती है वो समझना। मेरा रिस्क रेट ऑफ रिटर्न कितना है 10% है, मेरा रिस्क रेट ऑफ रिटर्न कितना है 10% है। तो सुनो, ये एक पर्सन है, ये एक पर्सन है, ठीक है ना। अगर ये क्या करता है, बैंक में कुछ पैसा जमा कराता है, अगर ये पर्सन क्या करता है 1 रुपया, ठीक है ना, मैं क्या करता हूँ इधर लिख लेता हूँ ₹1। अगर ये पर्सन क्या करता है 1 रुपया बैंक में जमा कराता है तो सीधी सी बात है कि इस वक्त जो है क्या मिलेगा 10% रेट ऑफ रिटर्न कंपलसरी मिलेगा। रिस्क रेट ऑफ रिटर्न का मतलब क्या है कि भाई उसमें कोई रिस्क है ही नहीं, उसमें कोई रिस्क है ही नहीं। तो अगर मैंने क्या करा, बैंक में 1 रुपया जमा कराया, बैंक में क्या करा, बैंक में जो है मैंने 1 रुपया जमा कराया, तो मुझे क्या मिलेगा, मैच्योरिटी पे 1.1 रुपीज़ मिलेंगे। मतलब क्या हुआ कि क्या है ₹1 है। कैसे आया 1.1, सीधी सी बात है कि भाई मैंने 1 रुपया जमा कराया, 1 साल बाद मुझे क्या मिलेगा, 1 साल बाद मुझे जो है 10% रिटर्न मिलेगा, तो कितना हो जाएगा 1.1, ईजी। लेकिन ये तो कहाँ की बात है, ये तो बात है बैंक की कि भाई अगर ये पर्सन क्या करता है बैंक में पैसा जमा कराता है तो इसको जो है 1.1 तो मिलेगा ही, ये क्या है रिस्क रेट ऑफ रिटर्न है। लेकिन अगर ये पर्सन क्या करता है, इस 1 रुपये को, ये पर्सन क्या करता है इस 1 रुपये को अगर शेयर मार्केट में लगाता है, इस 1 रुपये को अगर क्या करता है शेयर मार्केट में लगाता है, तो इसका मतलब क्या है कि भाई या तो ये जो 1 रुपया है क्या होगा 20% से बढ़ेगा, या फिर 1 रुपया क्या होगा 20% से घटेगा। यही तो था ना, यहाँ पर यही तो हो रहा था कि भाई अगर अपने केस में क्या हो रहा था कि अगर आप क्या करते हो 500 रुपये लगाते हो तो या तो वो 20% से बढ़ेगा या 20% से घटेगा। तो अगर ये पर्सन क्या करता है, अगर ये पर्सन 1 रुपया बैंक में लगाता है तो इसको क्या मिलेगा, मैच्योरिटी पे 1.1 रुपीज़ मिल जाते हैं। लेकिन लेटर से सपोज ये क्या करता है 1 रुपया शेयर मार्केट में लगाता है, तो शेयर मार्केट में रिस्क क्या है कि भाई या तो प्राइस 20% से बढ़ेगा या 20% से घटेगा। बाइनोमियल मेथड तो मुझे यही तो बताता है। तो मुझे एक चीज़ बताओ, मुझे जो है आप एक चीज़ बताओ कि भाई अगर प्राइस मेरा जो है बेसिकली 20% से बढ़ जाता है, 20% से बढ़ जाता है, इसका मतलब क्या है कि भाई मैंने 1 रुपया शेयर मार्केट में लगाया तो 1 साल बाद मुझे कितना मिलेगा 1.2 मिलेगा। या फिर हो सकता है एक प्रोबेबिलिटी ये भी है, एक प्रोबेबिलिटी भी ये भी है कि भाई ये जो 1 रुपया है, ये जो 1 रुपया है कितना हो सकता है, ये जो 1 रुपया है 0.8 हो सकता है, मतलब 20% से गिर सकता है मोटा मोटा। मैंने ये देखा कि भाई अगर मैं 1 रुपया शेयर मार्केट में लगाता हूँ तो उस 1 रुपये की वैल्यू या तो 1.2 होगी या फिर 0.8 होगी, या तो 1.2 होगी या तो क्या होगी 0.8 होगी। अच्छा रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी अप्रोच मुझे ये बताता है कि भाई ये जो आपने क्या करा है पैसा शेयर मार्केट में लगाया है, ठीक है ना, आपने जो पैसा शेयर मार्केट में लगाया है उसमें दो आउटकम हो सकते हैं, या तो आपका 1 रुपये का वैल्यू 1.2 हो सकता है या फिर 1 रुपये का वैल्यू कितना हो सकता है 0.8 हो सकता है। आप क्या करो, रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी अप्रोच मुझे ये बताता है कि भाई आप क्या करो
ये जो आपके पॉसिबल आउटकम्स है इनको ऐसी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करो कि भाई आपको एटलीस्ट जो है रिस्क रेट ऑफ रिटर्न मिले। क्या मतलब है कि भाई 1.2 होने की प्रोबेबिलिटी कुछ ऐसी हो प्लस 0.8 होने की प्रोबेबिलिटी कुछ ऐसी हो जिसका अगर मैं बराबर करूं तो मुझे जो है बेसिकली रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न जितना क्या मिल जाए, रिटर्न मिल जाए। ठीक है ना। मैंने आपको ये बताया था कि भाई अगर मैं पैसा कहाँ लगाता हूँ, बैंक में लगाता हूँ, तो मुझे शॉर्ट से कितना मिलेगा, 1.1 मिलेगा। मैं क्या कर रहा हूँ, रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी अप्रोच को फॉलो कर रहा हूँ। तो रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी अप्रोच का मतलब क्या है कि मैं पैसा यहाँ पे लगाऊं या फिर पैसा यहाँ पे लगाऊं, मुझे जो रिटर्न है वो सेम ही मिले, मुझे जो रिटर्न है वो क्या मिले, सेम ही मिले। तो अगर मैं पैसा यहाँ पे लगाता हूँ तो मुझे रिटर्न कितना मिलेगा, 1.1 मिलेगा। अगर मैंने पैसा शेयर मार्केट में लगाया तो भी मुझे रिटर्न कितना चाहिए, 1.1 चाहिए। तो मैंने क्या करा भाई 1.2 होने की प्रोबेबिलिटी कुछ ऐसी हो प्लस 0.8 होने की प्रोबेबिलिटी कुछ ऐसी हो कि भाई मेरा जो टोटल रिटर्न है वो कितना हो जाए, 1.1 आ जाए। तो मेरी प्रोबेबिलिटी कितनी निकल के आएगी, करो इधर, मेरी प्रोबेबिलिटी कितनी निकल के आएगी, आ जाओ करते हैं अपन। तो प्रोबेबिलिटी को कैसे करोगे इधर, 1.1 इक्वल्स टू 1.2p प्लस 0.8 माइनस 0.8p, राइट, यही करोगे। अब प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो 1.1 माइनस 0.8, 1.1 माइनस 0.8 करा मैंने, क्या करा 1.1 माइनस 0.8, ठीक है ना, इज इक्वल टू करता हूँ मैं 1.2p माइनस 0.8p। आगे बढ़े, देखो 1.1 माइनस 0.8 क्या हो जाएगा, p को मैंने कॉमन ले लिया, 1.2 माइनस 0.8, फिर मैं क्या करूँगा 1.1 माइनस 0.8 डिवाइड बाय क्या करूँगा 1.2 माइनस 0.8, ये क्या हो जाएगा, मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस इंक्रीज हो जाएगी। तो जो मैंने आपको फॉर्मूला इधर बताया, जो मैंने आपको इधर फॉर्मूला ये बताया वो यही तो है, वो यही तो है, ठीक है ना। तो अगर आप डायरेक्टली फॉर्मूले को यूज करोगे तो यही आ रहा है ना, देखो ये रहा 1.1 माइनस 0.8 और 1.2 माइनस 0.8। तो मैंने आपको डेरिवेशन समझाया, मैंने जो है आपको डेरिवेशन समझाया कि भाई ये जो फॉर्मूला किस तरह से डराइव हुआ, वापस डेरिवेशन समझना। सिंपल सी बात ये है कि भाई बाइनोमियल मेथड में अपने को क्या करना है, बाइनोमियल मेथड में अपने को प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस इंक्रीज निकालनी है और प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस डिक्रीज निकालनी है, इतना सा काम करना है, बाकी सब क्वेश्चन में दे रखा होगा। अच्छा सो बाइनोमियल मेथड में अपन क्या फॉलो कर रहे हैं, बाइनोमियल मेथड में अपन रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी अप्रोच को फॉलो कर रहे हैं। रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी अप्रोच मुझे ये बताता है कि भाई आप जो है पैसा कहाँ पे लगाते हो, बैंक में लगाते हो या फिर शेयर मार्केट में लगाते हो, हम चाहते हैं कि भाई कहीं पे भी पैसा लगाओ, कहीं पे भी पैसा लगाओ, आपका रिटर्न जो है सेम ही हो, आपका जो रिटर्न है वो सेम ही हो। तो अगर मैं बैंक में पैसा लगाता हूँ तो मेरा रिटर्न कितना हो रहा है, 1.1। अच्छा, मैं शेयर मार्केट में पैसा लगा रहा हूँ तो मेरा रिटर्न जो है, मेरे रिटर्न की पॉसिबिलिटी कितनी है कि भाई वो 1.2 हो सकता है या फिर 0.8 हो सकता है। तो 1.2 की प्रोबेबिलिटी कुछ ऐसी हो प्लस 0.8 की कुछ प्रोबेबिलिटी ऐसी हो कि भाई टोटल मिला के जो है मेरा रिटर्न 1.1 ही आए। मेरा प्रोबेबिलिटी कितना निकल के आएगा, मेरा प्रोबेबिलिटी का जो है फॉर्मूला यही बनेगा, मेरी प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा, यही बनेगा। तो आपको जो है डेरिवेशन समझ में आ गया, आपको जो डेरिवेशन समझ में आ गया होगा। डेरिवेशन नहीं समझ में आया, ठीक है, डेरिवेशन नहीं समझ में आया तो आप क्या कर सकते हो, इस फॉर्मूले को रट सकते हो। लेकिन मेरा कोशिश ये था कि भाई आपको जो फॉर्मूला रटाया ना जाए, आपको जो है फॉर्मूला रटने की जरूरत ना पड़े, इसलिए मैंने क्या करा, पूरा आपको डेरिवेशन बता दिया। अपन क्या फॉलो कर रहे हैं, बाइनोमियल मेथड के अंदर रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी अप्रोच को फॉलो कर रहे हैं। और रिस्क न्यूट्रल का मतलब क्या है कि भाई मेरा रिस्क न्यूट्रल हो जाए, मेरा रिस्क क्या हो जाए, न्यूट्रल हो जाए, कि भाई मैं पैसा यहाँ पे लगाऊं या भाई पैसा यहाँ पे लगाऊं, मेरा रिस्क क्या हो जाए, न्यूट्रल हो जाए, कि भाई मुझे कोई दिक्कत ना आए। मतलब 1.1 इधर कमा रहा हूं तो मैं इधर भी 1.1 ही कमाऊं, 1.1 अगर मैं क्या कर रहा हूं, इधर कमा रहा हूं तो मैं 1.1 ही शेयर मार्केट में कमाऊं, तो मेरा क्या हो गया, रिस्क न्यूट्रल हो गया, कि भाई मैं कहीं पे भी पैसा लगाऊं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने क्या करा भाई 1.2 को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करा प्लस 0.8 को जो है मैंने क्या करा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करा, तो बेसिकली मुझे क्या मिलना चाहिए, 1.1 मिलना चाहिए। तो मुझे क्या मिल जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस इंक्रीज। अब लॉजिकली आपको जो है पूरा फंडा समझ में आया होगा, अब जो है लॉजिकली आपको पूरा फंडा समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस इंक्रीज कैसे निकालोगे, 1 प्लस आर अपॉन 100 माइनस डी अपॉन म्यू माइनस डी। तो या तो इसको याद कर सकते हो या फिर जो है डेरिवेशन मैंने समझाया उसको जो है फॉलो कर सकते हो आप, लेकिन एग्जाम में आपको ये फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, इस फॉर्मूले के अपने को मार्क्स मिलेंगे। अच्छा, या फिर ये तो क्या था, ये तो था बेसिकली जब सिंपल इंटरेस्ट, जब आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, सिंपल है, जब आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है। अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है कंटिन्यूसली कंपाउंडिंग इंटरेस्ट है तो उसके प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा, ई टू द पावर आर टी माइनस डी अपॉन म्यू माइनस डी। अच्छा, ये ई टू द पावर आर टी क्या होता है मैं भी आपको जो है इसी चैप्टर में समझाऊंगा, ठीक है ना। तो अगर आपका जो बेसिकली रेट ऑफ रिटर्न है वो क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है, तो उस केस में अपन क्या करेंगे, आर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। लेकिन अगर आपका क्या है, डेली कंपाउंडिंग इंटरेस्ट है, डेली कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, तो अपन क्या करेंगे, ई टू द पावर आर टी वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। एंड अगेन मैंने बताया कि ई टू द पावर टी मैं इसी चैप्टर में आगे जाके आपको समझाऊंगा। तो अपन पूरा क्विकली रिवाइज करते हैं, अपन जब पूरा क्विकली रिवाइज करते हैं, सबसे पहले मैंने आपको बताया बाइनोमियल मेथड। बाइनोमियल मेथड क्या बोलता है, बाइनोमियल मेथड मुझे ये बताता है कि भाई करंट मार्केट प्राइस या तो बढ़ सकता है या घट सकता है, दो ही पॉसिबल आउटकम्स होंगे। अब बढ़ने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, घटने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, भाई मुझे निकालना है। तो उसके लिए इन लोगों ने एक अप्रोच दी, उसके लिए इन लोगों ने क्या करी, एक अप्रोच दी, रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी अप्रोच। रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी अप्रोच बोलता है कि भाई आप प्रोबेबिलिटी किस तरह से निकाल सकते हो, 1 प्लस आर, ठीक है ना, माइनस डी अपॉन म्यू माइनस डी करके आप जो है क्या कर सकते हो, प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो प्राइस इंक्रीज। तो ये जो प्रोबेबिलिटी है, ये जो प्रोबेबिलिटी है प्राइस इंक्रीज की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है ना, कि भाई मेरा प्राइस कितने से बढ़ेगा, मेरा प्राइस कितने से बढ़ेगा उसकी प्रोबेबिलिटी है। तो भाई बेसिकली प्राइस डिक्रीज की प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी कैसे, 1 माइनस पी करके, डन है। तो एक बार आपने प्रोबेबिलिटी निकाल ली तो बस वैल्यू ऑप्शन निकाल ही सकते हो कि भाई अगर मेरा प्राइस 600 रहता है तो पे ऑफ क्या रहेगा, इंटू प्रोबेबिलिटी कर दूंगा, ठीक है ना, प्लस मेरा प्राइस अगर 400 रहता है तो मेरा प्रॉफिट कितना रहेगा, इंटू क्या कर दूंगा, प्रोबेबिलिटी कर दूंगा। तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे जो है बेसिकली एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑप्शन मिल जाएगा। इसको मैंने क्या करा, इसकी मैंने जो है डिस्काउंटिंग करी, तो आज की रेट पे मुझे वैल्यू मिल जाएगी। और आज की रेट पे क्या वैल्यू होती है, फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन, है ना। अब मेरी बात बड़े ध्यान से समझना, अभी मैंने आपको क्या कराया, एग्जाम्पल में बाइनोमियल ट्री कराया,
इस बाइनोमियल ट्री को अपन क्या बोलते हैं, सिंगल पीरियड बाइनोमियल मॉडल। सिंगल पीरियड बाइनोमियल मॉडल का मतलब क्या होता है कि जहां पर आपका ऑप्शन जो है ना एक्सरसाइज होता है ओनली एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। तो मुझे एक चीज बताओ, आज मैंने क्या करा, ऑप्शन को परचेस करा, मुझे एक चीज पता है कि भाई ये जो ऑप्शन है सिर्फ और सिर्फ मैच्योरिटी पे एक्सरसाइज होगा। तो मैच्योरिटी का क्या होता है, मैच्योरिटी का मैंने 1 ईयर बना दिया कि भाई 1 ईयर के बाद सिचुएशन क्या होगी। तो मोटा मोटा आज के दिन पे 500 है, एक साल बाद या तो 600 होगा या 400 होगा। तो इसका मतलब क्या है कि भाई ये 1 पीरियड बाइनोमियल मॉडल है। 1 पीरियड बाइनोमियल मॉडल का मतलब क्या होता है कि जहां पर मुझे पता है कि मेरा जो ऑप्शन है वो मैच्योरिटी पे ही क्या कर सकता हूँ, मैं एक्सरसाइज कर सकता हूँ। तो मैंने मैच्योरिटी पे क्या करा, मैच्योरिटी पे पॉसिबल आउटकम्स निकाले एंड अकॉर्डिंगली जो है अपना क्या करा, फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन निकाल दिया। बात समझ में आई? देखो क्या दे रखा है मैंने आपको ये बताया था कि भाई अपन क्या कर रहे हैं, बाइनोमियल मेथड को फॉलो कर रहे हैं। बाइनोमियल मेथड के अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे, फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन निकालेंगे। बाइनोमियल मेथड में भी अपन क्या कर रहे हैं, रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी अप्रोच को फॉलो कर रहे हैं। रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी अप्रोच क्या होती है मैंने आपको बता दिया कि भाई मेरा रिस्क न्यूट्रल होना चाहिए। मैं पैसा जो है रिस्क रेट ऑफ रिटर्न वाली जगह पे लगाऊं या फिर शेयर मार्केट में लगाऊं, जो रिस्की है दोनों जगह मेरा रिटर्न सेम होना चाहिए। तो रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी अप्रोच में अपन ने क्या पढ़ा, सिंगल पीरियड बाइनोमियल मॉडल। देखो क्या दे रखा है, अप्लाइड जनरली इन केस ऑफ यूरोपियन ऑप्शंस वेयर ऑप्शन कैन बी एक्सरसाइज ओनली ऑन मैच्योरिटी। जहां पर मुझे पता है कि भाई मेरा जो ऑप्शन है एक ही बार में एक्सरसाइज होगा, एक ही दिन पे एक्सरसाइज होगा, बोले तो मैच्योरिटी, तो वहां पर तो मैं क्या करूंगा, वहां पर तो मैं सिंगल पीरियड बाइनोमियल मेथड को फॉलो करूंगा। क्योंकि सीधी सी बात है, ये तो आज का टाइम हो गया और ये मैच्योरिटी का टाइम हो गया। तो मैं क्या कर सकता हूँ, आज के दिन पे जो है मैं देखूंगा कि भाई मेरा प्राइस 500 है, मैच्योरिटी पे प्राइस या तो 600 हो सकता है या 400 हो सकता है। ये क्या है, ये बेसिकली मेरा मैच्योरिटी पीरियड है। मतलब 1 ईयर के एंड पे या तो प्राइस 600 होगा या तो 400 होगा। इसको मैं क्या बोलता हूँ, सिंगल पीरियड बाइनोमियल मेथड, सिंगल पीरियड बाइनोमियल मॉडल। तो देखो क्या दे रखा है, अकॉर्डिंगली ऑन मैच्योरिटी मार्केट प्राइस कैन ईदर बी हायर देन करंट मार्केट प्राइस और लोअर देन करंट मार्केट प्राइस। लॉजिकल। अच्छा, एक होता है अपना 2 पीरियड बाइनोमियल मॉडल, 2 पीरियड बाइनोमियल मॉडल। अच्छा, 2 पीरियड बाइनोमियल मॉडल कब काम आएगा समझना। 2 पीरियड बाइनोमियल मॉडल तब काम आता है जब बेसिकली आपने क्या कर रखा है, कोई अमेरिकन ऑप्शन परचेस कर रखा है। ठीक है ना, आपने क्या कर रखा है, कोई अमेरिकन ऑप्शन परचेस कर रखा है। आ जाओ एग्जांपल से समझते हैं इसको। जब मैं अगेन आपको एग्जांपल से बताता हूं कि भाई देखो, ये मेरा क्या है, करंट मार्केट प्राइस है 500 रुपए का। मैंने क्या करा है, कॉल ऑप्शन परचेस करा है जिसका एक्साइज प्राइस कितना है, जिसका एक्साइज प्राइस है 510 रुपए। ठीक है ना। मैच्योरिटी क्या है, मैच्योरिटी है बेसिकली मेरी 1 ईयर की। मैच्योरिटी है 1 ईयर की। जो मैंने कॉल ऑप्शन परचेस करा है वो क्या है, अमेरिकन ऑप्शन है। ठीक है ना, अमेरिकन कॉल ऑप्शन है, अमेरिकन कॉल ऑप्शन है। तो मैंने जो कॉल ऑप्शन परचेस करा है वो क्या है, अमेरिकन कॉल ऑप्शन है। इसका मतलब क्या है कि मैं कभी भी एक्सरसाइज कर सकता हूँ। मैंने आपको डिफरेंस बताया था ना, अगर आपको डिफरेंस याद नहीं हो तो देखो ये रहा, मैंने आपको जो है डिफरेंस बताया था बाकायदा कि भाई अमेरिकन एंड यूरोपियन कॉल ऑप्शन में डिफरेंस क्या होता है कि भाई अमेरिकन ऑप्शन को आप कभी भी एक्सरसाइज कर सकते हो, लेकिन यूरोपियन ऑप्शन को आप सिर्फ और सिर्फ मैच्योरिटी पे एक्सरसाइज कर सकते हो। अब मेरी बात बड़ी ध्यान से समझना। ये तो था करंट मार्केट प्राइस। मैंने आज की डेट पे 18 रुपीज का प्रीमियम पे करा इस कॉल ऑप्शन को परचेस करने के लिए। मुझे क्या करना है, फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन निकालना है। फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन का मतलब क्या है कि जब मैं इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करूंगा तो एक्सरसाइज करने पे जो भी प्रॉफिट होगा उसकी आज के दिन पे प्रेजेंट वैल्यू, वही तो क्या है, मेरी फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन है। अच्छा, अब क्योंकि अमेरिकन ऑप्शन है, रोहन ने क्या करा है, इस ऑप्शन को परचेस करा है। इसकी मैच्योरिटी कितनी है, अगर आप देखोगे मैच्योरिटी है 1 साल की। इसका मतलब क्या है कि भाई ये जो ऑप्शन है 1 साल में कभी भी एक्सरसाइज हो सकता है। लेकिन रोहन सोचता है कि या तो इस ऑप्शन को मैं क्या करूंगा 6 महीने पे एक्सरसाइज करूंगा, या फिर मैं क्या करूंगा इसको जो है 1 ईयर पे एक्सरसाइज करूंगा। ठीक है ना। तो 1 साल की मैच्योरिटी है, वैसे तो मैं कभी भी एक्सरसाइज कर सकता हूं, लेकिन रोहन ने बोला कि या तो या क्या करूंगा मैं, या तो इसको जो है मैं 6 महीने के एंड पे एक्सरसाइज कर लूंगा, या फिर क्या करूंगा 1 ईयर के एंड पे एक्सरसाइज कर लूंगा। अब मुझे एक चीज बताओ, आज दे रखी है प्राइस 500, आज की प्राइस कितनी दे रखी है 500। अब मुझे बताओ कि भाई 6 महीने के एंड पे क्या होगा। भाई सीधी सी बात है, 6 महीने के एंड पे या तो प्राइस क्या होगा, या तो प्राइस जो है 500 से बढ़ेगा या प्राइस क्या होगा 500 से घटेगा। लॉजिकल। मैंने आपको ये बताया कि भाई आज के दिन पे प्राइस दे रखा है 500। ठीक है ना। रोहन बोलता है कि भाई मैं क्या करूंगा, या तो इसको 6 महीने पे एक्सरसाइज करूंगा या फिर क्या करूंगा 1 साल के बाद एक्सरसाइज करूंगा। तो अगर वो 6 महीने पे एक्सरसाइज करना चाहेगा तो या तो प्राइस जो है 500 से बढ़ेगा या तो प्राइस क्या होगा 500 से घटेगा। ठीक है ना। अब लेटर से सपोज कि उसने 6 महीने पे एक्सरसाइज नहीं करा, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि भाई अब वो क्या करेगा 1 ईयर पे एक्सरसाइज करेगा। भाई अगर उसने जो है 6 महीने पे एक्सरसाइज नहीं करा, अगर उसने जो है 6 महीने पे एक्सरसाइज नहीं करा, इसका मतलब क्या है कि भाई अब वो क्या करेगा फर्स्ट ईयर के एंड पे एक्सरसाइज करेगा। तो अगेन 6 महीने से प्राइस या तो बढ़ेगा या प्राइस क्या होगा घटेगा। इसी तरह से जैसे लेटर से सपोज कि भाई 500 से कितना हुआ था, इधर 500 से प्राइस हुआ था 600, इधर 500 से प्राइस कितना हुआ था 600 हुआ था। तो अगेन 600 से क्या होगा, या तो ये 700 होगा या फिर ये कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। इसी तरह से 500 से कितना हो सकता है, 500 से प्राइस जो है 400 हो सकता है 6 महीने पे। ठीक है ना। तो बेसिकली 6 महीने के एंड पे या तो प्राइस 600 होगा या तो 400 होगा। 6 महीने खत्म हो गए, अब मैं कहाँ पर खड़ा हूँ 6 महीने पे खड़ा हूँ। अब अगेन 600 से प्राइस या तो 700 हो सकता है या फिर 400 हो सकता है। इसी तरह से 400 से इधर प्राइस कितना हो सकता है 500 हो सकता है या फिर कितना हो सकता है 300 हो सकता है। तो इसको अपन क्या कहते हैं, इसको अपन कहते हैं 2 पीरियड बाइनोमियल मॉडल। अब मुझे क्या करना है, अगेन फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन निकालनी है। अगेन क्या करनी है, फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन निकालनी है। तो अब देखो फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन कैसे निकालोगे, फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन कैसे निकालोगे, सिंपल सा तरीका क्या है, मेरी बात बड़ी ध्यान से समझना। आपको ये देखना है कि भाई अगर प्राइस 700 हो जाता है तो उस केस में जो है पे ऑफ क्या होगा, अगर प्राइस 400 हो जाता है तो उस केस में पे ऑफ क्या होगा। ठीक है ना। आपको क्या करना है, सबसे पहले ये निकालना है कि भाई अगर मेरा प्राइस 700 रहता है तो उस केस में मेरा प्रॉफिट कितना होगा। अच्छा, और अगर मेरा प्राइस 400 हो जाता है तो उस केस में मेरा प्रॉफिट कितना होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस इंक्रीज एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस डिक्रीज तो आपने निकालना सीख लिया।
भाई मैंने फॉर्मुला बताया था 1+r/100 माइनस डी अपॉन म्यू माइनस डी। ये फॉर्मुला यूज करोगे तो आपको क्या मिलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस इंक्रीज एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस डिक्रीज। अच्छा, ये जो इस फॉर्मुले से जो भी आप क्या करोगे प्रोबेबिलिटी निकालोगे, ठीक है ना, वो प्राइस इंक्रीज की सेम ही रहेगी, ठीक है ना, मतलब ये वाली प्रोबेबिलिटी और ये वाली प्रोबेबिलिटी सेम ही रहेगी। क्यों सेम रहेगी, क्योंकि बेसिकली जो मेरा प्राइस है, जो मेरा प्राइस होता है ना, वो एक सेम प्रपोर्शन में इंक्रीज होता है। तो अगर 20% से बढ़ा है इधर तो 20% से घटेगा, इसी तरह से इधर से भी वापस 20% से बढ़ेगा, इधर से भी वापस 20% से घटेगा, ठीक है ना। तो बेसिकली जो आप फॉर्मुला यूज करोगे 1+r/100 माइनस डी अपॉन म्यू माइनस डी, इससे आपको क्या मिलता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस इंक्रीज मिलता है। तो ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस इंक्रीज है ना, सेम ही रहेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस इंक्रीज है वो सेम ही रहेगा। क्यों सेम रहेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो प्राइस इंक्रीज होता है ना, वो सेम प्रपोर्शन में इंक्रीज होता है। तो फॉर एग्जांपल अगर इधर 20% से बढ़ाए तो इधर 20% से घटेगा, वापस इधर से 20% पे बढ़ेगा, इधर से 20% से घटेगा, ठीक है ना। तो आपने जो फॉर्मुला यूज करके आप क्या कर लोगे, प्रोबेबिलिटी निकालोगे। आप फॉर्मुला यूज करके क्या करोगे, प्रोबेबिलिटी निकालोगे, तो आपको जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस इंक्रीज मिल जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस डिक्रीज मिल जाएगी। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, बस प्रोबेबिलिटी मिल गई। अब क्या करोगे, आपको ये देखना है कि भाई अगर आपका प्राइस 700 हो जाता है तो आपका प्रॉफिट कितना होगा, अगर आपका प्राइस 400 हो जाता है तो उस केस में आपका प्रॉफिट कितना होगा, ठीक है ना। तो दोनों का आपको जो है प्रॉफिट पता चल गया, इनको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एक्सपेक्टेड प्रॉफिट मिल जाएगा। फिर उसकी क्या करोगे, पीवी कर दोगे, तो आपको ये पता चल जाएगा कि भाई 6 महीने के एंड पे जो है आपका पीवी कितना आ रहा है। लेटर से सपोज आपका पीवी आ रहा है 40 रुपए। इसी तरह से आप ये देखोगे कि भाई 500 होने पे आपको प्रॉफिट कितना है, 300 होने पे आपका प्रॉफिट कितना है, दोनों की आपको प्रोबेबिलिटी पता है। तो आप क्या कर सकते हो, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट निकाल सकते हो। अगेन उसकी पीवी निकालोगे, अगेन उसकी पीवी निकालोगे तो लेटर से सपोज इधर पीवी निकल गई 30 रुपए। तो मोटा मोटा आपको ये पता है कि भाई आज की डेट पे करंट मार्केट प्राइस 500 है, ठीक है ना। 6 महीने बाद आपको या तो 40 रुपए का प्रॉफिट होगा या फिर 30 रुपए का प्रॉफिट होगा। अगेन दोनों की प्रोबेबिलिटी आपको पता है, दोनों की आपको प्रोबेबिलिटी पता है, तो प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड करोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि भाई 6 महीने बाद मेरा प्रॉफिट कितना होने वाला है। अगेन उसकी पीवी निकालोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आज की डेट पे फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन मिल जाएगा। एग्जाम्पल से करते हैं, बाकायदा समझ में आएगा। देखो एग्जाम्पल के लिए मैंने आपका आईसीआई मटेरियल चूज करा है, ठीक है ना। आईसीआई मटेरियल में अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 23। आईसीआई मटेरियल का क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं, आपको जो है पूरा समझ में आ जाएगा ये बात। देखो क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है, समझना। कंसिडर अ 2 ईयर कॉल ऑप्शन, कंसिडर अ 2 ईयर कॉल ऑप्शन विद अ स्ट्राइक प्राइस ऑफ 50, ठीक है ना। तो 2 ईयर का कॉल ऑप्शन है, कितने का, 2 ईयर का। अच्छा, स्ट्राइक प्राइस कितना है, मतलब आपका जो भी ऑप्शन है, आपका जो भी कॉल ऑप्शन है उसका एक्साइज प्राइस कितना है, 50 है। तो कंसिडर अ 2 ईयर कॉल ऑप्शन विद अ स्ट्राइक प्राइस ऑफ 50 ऑन अ स्टॉक दैट द ऑन अ स्टॉक द करंट प्राइस ऑफ विच इज आल्सो 50। मतलब एक स्टॉक है, देखो इधर मैं लिख लेता हूँ कि भाई एक स्टॉक है जिसका करंट मार्केट प्राइस कितना है, 50 है। अच्छा, इसके कॉल ऑप्शन का एक्साइज प्राइस भी कितना है, 50 है। ये मुझे क्या बता रहा है, क्वेश्चन बता रहा है, आगे बढ़ो। देखो क्या दे रखा है, assume that there are 2 time periods of 1 year and in each year the stock price can move up or down by equal percentage of 20%। तो इसने कहा कि भाई वैसे तो जो कॉल ऑप्शन है उसका 2 साल है, कॉल ऑप्शन का जो पीरियड है वो कितना है, 2 ईयर्स है। लेकिन लोगों ने कहा कि भाई देर आर 2 time periods of 1 year each, ठीक है ना। देर आर 2 time periods of 1 year each, मतलब बेसिकली ये जो ऑप्शन है क्या होगा, ये जो ऑप्शन है इसमें बेसिकली 1 साल बाद एक्साइज हो सकता है या फिर 2 साल बाद एक्साइज हो सकता है। अच्छा, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ये क्या होगा, अमेरिकन कॉल ऑप्शन होगा। तो assume that there are 2 time periods of 1 year and in each year the stock can move up or down by equal percentage of 20%। तो इन लोगों ने कहा कि भाई 1 साल बाद प्राइस 20% बढ़ेगा या फिर 20% घटेगा, 1 साल के बाद भी प्राइस 20% बढ़ सकता है, 20% घट सकता है। रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न मुझे बता रखा है कितना है, 6% है। देखो क्या दे रखा है, यूजिंग बाइनोमियल ऑप्शन मेथड। तो क्वेश्चन में साफ साफ बोल दिया कि भाई आपको क्या करना है, बाइनोमियल मेथड को, बाइनोमियल मॉडल को यूज करना है। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस मूविंग अप एंड डाउन, सबसे पहले इसमें बोला प्रोबेबिलिटी निकालो। अच्छा, ऑल्सो ड्रॉ 2 स्टेप बाइनोमियल ट्री शोइंग प्राइजेस एंड पे ऑफ। आ जाओ करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 था ये, तो मस्त तरीके से समझ में आएगा। देखो ये रहा, आज के दिन पे प्राइस कितना है, आज के दिन पे प्राइस है 50, ठीक है ना। 1 ईयर के एंड पे ये तो प्राइस जो है 20% से बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, या फिर 20% से घटेगा कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। डन। तो ये क्या हो गया, ये बेसिकली 1 ईयर के एंड पे आ गया मैं कि भाई 1 ईयर के एंड पे प्राइस या तो मेरा 60 होगा या 40 होगा। अब मैंने बताया कि भाई आपका जो है कॉल ऑप्शन का जो पीरियड है वो कितना है, 2 साल है। तो मैं क्या करूंगा, अगेन जो है 1 साल चेक करूंगा कि भाई अगेन या तो ये प्राइस 72 हो सकता है सेकंड ईयर के एंड पे, या फिर कितना हो सकता है, 48 हो सकता है। तो 60 + 20% या फिर 60 - 20%। इसी तरह से 40 में वो क्या हो सकता है, 20% बढ़ सकता है या फिर क्या हो सकता है, 20% घट सकता है। तो 2 पीरियड बाइनोमियल मॉडल समझ में आ गया आपको। ये 0 टाइम है, ये 1 ईयर हो गया और ये क्या हो गया, 2 ईयर हो गया। इजी। तो मैंने क्या करा, सबसे पहले बाइनोमियल ट्री बना दिया। मैंने क्या करा, सबसे पहले बाइनोमियल ट्री बना दिया। अब सबसे पहला काम क्या होता है, सबसे पहला काम होता है अपना प्रोबेबिलिटी निकालना। प्रोबेबिलिटी का मैंने आपको फॉर्मुला बताया था, क्या होता है, 1+r/100 माइनस डी अपॉन म्यू माइनस डी, ये फॉर्मुला होता है ना। अच्छा आ जाओ, मेरा रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में कितना, 6% दे रखा था, राइट। तो देखो क्या हो जाएगा, 1 + 6 डिवाइड बाय 100, ठीक है ना, माइनस डी का मतलब क्या होता है, डी का मतलब होता है कि भाई लोअर प्राइस डिवाइड बाय करंट मार्केट प्राइस। तो 40 डिवाइड बाय 50 करो, 40 डिवाइड बाय 50 करोगे तो क्या आएगा, 40 डिवाइड बाय 50 करोगे तो 0.8 आएगा। अच्छा, इसी तरह से अगर 32 डिवाइड बाय 40 करोगे तो भी 0.8 आएगा, 48 डिवाइड बाय 60 करोगे तो भी 0.8 आएगा। करके देख लो, 48 डिवाइड बाय 60 करो, 0.8 आएगा। तो मेरा डी कितना आ गया, मेरा डी आ गया 0.8, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया था कि जो प्रोबेबिलिटी होती है, ये जो प्रोबेबिलिटी होती है सेम ही रहेगी। क्यों सेम रहेगी, क्योंकि जो अपन फॉर्मुला यूज करते हैं उसमें ये जो प्राइस इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, सेम प्रपोर्शन से इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है। तो मैंने आपको बता दिया
कि भाई 1 प्लस आर अपॉन 100 तो क्या हो गया 1.06 हो गया। डी का मतलब क्या होता है लोअर प्राइस डिवाइड बाय करंट मार्केट प्राइस। तो अगर मैं 40 डिवाइड बाय 50 करूं तो भी 0.8 आएगा, 48 डिवाइड बाय 60 करूं तो भी 0.8 आएगा, 32 डिवाइड बाय 40 करूं तो भी क्या आएगा 0.8 आएगा। म्यू का मतलब क्या होता है, म्यू का मतलब होता है 60 डिवाइड बाय 50, मतलब बोले तो हायर प्राइस अपॉन करंट मार्केट प्राइस। तो 60 डिवाइड बाय 50 करूं तो क्या आएगा, करो 60 डिवाइड बाय 50 करोगे तो आपका निकल जाएगा 1.2। देखो ये रहा 1.2। तो 60 डिवाइड बाय 50 करा तो भी 1.2 आया, 72 डिवाइड बाय 60 करोगे तो भी 1.2 आएगा, 48 डिवाइड बाय 40 करोगे तो भी क्या आएगा 1.2 आएगा। माइनस करा मैंने 0.8, ठीक है ना। तो देखो ये रहा मेरा फॉर्मूला क्या बना, मेरा फॉर्मूला बना 1.06 माइनस 0.8 डिवाइड बाय 1.2 माइनस 0.8, ठीक है। तो देखो आपका जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस इंक्रीज कितना आया, आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस इंक्रीज आया 0.65, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस डिक्रीज कितना आ जाएगा 0.35। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मोटा मोटा अपन को ये पता चल गया कि भाई प्राइस इंक्रीज होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, प्राइस इंक्रीज होने की प्रोबेबिलिटी है 0.65, तो प्राइस डिक्रीज होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, प्राइस डिक्रीज होने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0.35। इसी तरह से इधर मेरा प्राइस है 60, अच्छा 60 से 72 होने की प्रोबेबिलिटी अगेन कितनी है, 60 से 72 होने की प्रोबेबिलिटी अगेन 0.65 है, 60 से जो है 48 होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है अगेन 0.35। अच्छा इस तरह से 40 से 48 होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 0.65 एंड 40 से 32 होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 0.35। डन है। तो अब अपने को प्रोबेबिलिटी मिल गई, अब तो कुछ दिक्कत ही नहीं है, अपने को प्रोबेबिलिटी मिल गई, अपने को तो अब कोई दिक्कत आएगी नहीं, ठीक है। तो मैं इसको रब कर देता हूँ, इसको पूरे को रब कर देता हूँ, आपको जो है प्रोबेबिलिटी मिल गई है। अब सबसे पहले मैंने आपको क्या क्या बताया कि भाई अगर प्राइस आपका कितना हो जाता है, अगर प्राइस आपका 72 हो जाता है तो उस केस में आपका प्रॉफिट कितना होगा। एक्साइज प्राइस कितना था, एक्साइज प्राइस था 50, तो अगर मेरा प्राइस 72 हो जाता है तो मैं क्या करूंगा 50 में खरीदूंगा, 50 में जो है शेयर खरीदूंगा और 72 में बेचूंगा, तो प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट होगा 22, इजी। अगर आपका प्राइस 48 हो जाता है तो क्या प्रॉफिट होगा, कोई प्रॉफिट ही नहीं होगा, आप जो है कॉल ऑप्शन को एक्साइज नहीं करोगे, तो बेसिकली आपका एक्साइज प्राइस कितना है 50। कॉल ऑप्शन कब एक्साइज करा जाता है, जब बेसिकली प्राइस जो है एक्साइज प्राइस से ज्यादा है। इसी तरह से अगर आपका प्राइस कितना रहता है, अगर आपका प्राइस 32 रहता है, अगर आपका प्राइस क्या रहता है 32 रहता है, तो उस केस में आप कॉल ऑप्शन को एक्साइज करोगे क्या, नहीं करोगे, तो इधर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब मुझे एक चीज बताओ, मैंने आपको क्या बताया था कि भाई आपको ये पता है कि भाई डी पॉइंट पे 22 होने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है ना। अच्छा ई पॉइंट पे 48 होने की प्रोबेबिलिटी है, तो क्या मुझे ये पता चल सकता है कि भाई मेरा जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है वो कितना है, बिल्कुल पता चल सकता है। 22 होने की प्रोबेबिलिटी 0.65 है प्लस 0 होने की प्रोबेबिलिटी 0.35 है, ठीक है ना। तो आपको क्या पता चल गया, करो इसको 22 इंटू 0.65 करा मैंने, तो मुझे ये पता चल गया कि भाई मेरा एक साल बाद जो है मेरा प्रॉफिट कितना हो सकता है 14.3 हो सकता है। मैं क्या करूंगा 14.3 की जो है डिस्काउंटिंग करूंगा, तो मुझे बी पॉइंट पे जो है इसकी वैल्यू पता चल जाएगी। देखो ये रहा, इन लोगों ने वही कर रखा है 22 इंटू 0.65 प्लस 0 इंटू 0.35 कितना आ गया 14.3 आ गया। 14.3 को मैंने क्या करा डिस्काउंटिंग करा, तो 1.06 करा तो कितना निकल गया 13.49। तो देखो ये रहा, मुझे ये पता चल जाएगा कि भाई इस दिन पे मेरा वैल्यू ऑप्शन कितना है, इस दिन पे मेरा वैल्यू ऑप्शन है 13.49। डन है। अब इसी तरह से आपको ये पता है कि भाई ई पॉइंट पे आपको प्रॉफिट है 0, 32 पॉइंट पे जो है आपका प्रॉफिट कितना है, सॉरी एफ पॉइंट पे आपका प्रॉफिट कितना है 0 है, तो ई पॉइंट पे आपका प्रॉफिट 0 है, एफ पॉइंट पे आपका प्रॉफिट 0 है, तो इसका मतलब क्या है कि भाई सी पॉइंट पे भी आपका प्रॉफिट कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। भाई 0 की अगर डिस्काउंटिंग करोगे तो 0 ही आएगा ना। अब आपको ये पता चल गया कि भाई बी पॉइंट पे जो है आपका एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑप्शन कितना है 13.49। अच्छा सी पॉइंट पे आपका जो है बेसिकली वैल्यू ऑप्शन कितना है 0 है, मुझे क्या करना है ए पॉइंट का निकालना है। अच्छा मुझे अगेन पता है कि भाई 13.49 की प्रोबेबिलिटी 0.65 है एंड 0 होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.35, तो मैं क्या करूंगा 13.49 इंटू 0.65, देखो ये रहा 13.49 इंटू 0.65 प्लस 0 इंटू 0.35 डिवाइड बाई क्या करूंगा 1.06 करूंगा। देखो फिर आपका आंसर क्या आएगा, आ जाओ देखो ये रहा 13.49 इंटू 0.65 प्लस 0 इंटू 0.35 डिवाइड बाई 1.06 करा, तो बेसिकली आपका क्या निकल के आ गया 8.272। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भाई ए पॉइंट पे आपका फेयर वैल्यू ऑप्शन कितना है, फेयर वैल्यू ऑप्शन है 8.272, ठीक है ना। तो देखो मैंने जो बताया वो ये रहा 22 आ गया, ये 0 आ गया, ये 0 आ गया, ये 13.49 आ गया, ये 0 आ गया, एंड अगेन मैंने क्या करा इनको डिस्काउंटिंग करके आज की डेट पे फेयर वैल्यू ऑप्शन निकाल लिया। तो अब आपको जो है आई थिंक पूरा समझ में आ गया होगा कि भाई जो आपका ये 2 पीरियड बाइनोमियल मॉडल होता है किस तरह से वर्क करता है। ऑलराइट, सो अपन ने बेसिकली सिंगल पीरियड बाइनोमियल मॉडल देख लिया एंड अपना जो 2 पीरियड बाइनोमियल मॉडल है वो पूरा समझ लिया। अब मैं जो है आपको नोट्स में ले चलता हूँ, एक बार आपको नोट्स में ले चलता हूँ, एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले आपको ये बताया कि भाई फेयर वैल्यू ऑप्शन होता क्या है, फिर मैंने बताया कि भाई फेयर वैल्यू ऑप्शन निकालने के तरीके क्या है, उसमें हमने सबसे पहले समझा बाइनोमियल मेथड। बाइनोमियल मेथड क्या बोलता है कि भाई फ्यूचर में जो प्राइस है उसके दो ही पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, करंट मार्केट पे से ज्यादा या फिर कम। अच्छा उसके अंदर बेसिकली फेयर वैल्यू ऑप्शन निकालने के लिए अपन ने जो है रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी अप्रोच समझा कि भाई मैं पैसा जो है बैंक में लगाऊं या फिर पैसा शेयर मार्केट में लगाऊं, मेरा रिटर्न सेम ही आना चाहिए। इसकी मैंने प्रोबेबिलिटी निकाली एंड प्रोबेबिलिटी एक बार आपको मिल जाती है तो फिर आप क्या कर सकते हो, आराम से जो है फेयर वैल्यू ऑप्शन निकाल सकते हो। तो आपने क्या करा, रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी अप्रोच को फॉलो करा, उसके अंदर सिंगल पीरियड बाइनोमियल मॉडल दे रखा है। तो आपने क्या करा, पहले तो जो है ये ट्री बनाया, ये जो बाइनोमियल ट्री है इसको आपने क्रिएट करा, बाइनोमियल ट्री आपने बनाया, देन बाइनोमियल ट्री के बाद आप क्या करोगे, आप जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस इंक्रीज निकालोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस इंक्रीज निकल गई तो आपको जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस डिक्रीज भी मिल जाएगी, फिर उससे क्या करोगे फेयर वैल्यू ऑप्शन निकालोगे। अच्छा ध्यान रखना फेयर वैल्यू ऑप्शन जो है हमेशा उसमें क्या करोगे आप डिस्काउंटिंग करना मत भूलना, क्योंकि जो आप क्या करते हो प्रॉफिट निकालते हो मैच्योरिटी का निकालते हो, मैच्योरिटी से आपको क्या करना पड़ेगा, आज की रेट पे डिस्काउंटिंग करनी पड़ेगी, तब आपको जो है आज की रेट पे फेयर वैल्यू ऑप्शन मिलेगा, तो डिस्काउंटिंग करना भूलना मत।
तो ये मैंने आपको बताया सिंगल पीरियड बाइनोमियल मेथड, सिंगल पीरियड बाइनोमियल मेथड, ठीक है ना, सिंगल पीरियड बाइनोमियल मेथड या सिंगल पीरियड बाइनोमियल मॉडल। फिर मैंने आपको बता दिया कि भाई टू पीरियड बाइनोमियल मेथड, टू पीरियड बाइनोमियल मॉडल क्या होता है। देखो क्या दे रखा है भाई, अप्लाइड इन केस ऑफ अमेरिकन ऑप्शंस, अप्लाइड इन केस ऑफ अमेरिकन ऑप्शंस, जहां पर ऑप्शंस कैन बी एक्सरसाइज बिफोर मैच्योरिटी एज वेल। आप पर क्या कर सकते हो, ऑप्शन को जो है बिफोर मैच्योरिटी भी क्या कर सकते हो, बिफोर मैच्योरिटी भी बेसिकली बिफोर मैच्योरिटी भी जो है उसको मोटा मोटा एक्सरसाइज कर सकते हो, राइट। आगे देखो क्या दे रखा है, फॉर एग्जाम्पल मैच्योरिटी ऑफ कॉल ऑप्शन इज 1 ईयर, ठीक है ना, एन इन्वेस्टर वांट्स टू नो द वैल्यू ऑफ ऑप्शन इफ ही एक्सपेक्ट्स टू एक्सरसाइज द ऑप्शन ईदर एट 6 मंथ और ऑन मैच्योरिटी। वही बात है, इसमें क्या दे रखा है, 1 साल का एग्जाम्पल दे रखा है जिसके अंदर 6 महीने और 1 साल है। अपने जो क्वेश्चन करा उसमें 2 साल था, ठीक है ना, अपने जो क्वेश्चन था उसमें जो ऑप्शन का मैच्योरिटी था वो 2 साल था, तो अपने क्या करा, 1-1 साल में बांट दिया। तो इन द अबव केस टू पीरियड बाइनोमियल मॉडल विल बी प्रिपेयर्ड। वही देखो, तो वही चीज दे रखी है कि भाई आज के डेट पे करंट मार्केट प्राइस क्या है, इधर से इंक्रीज होगा, इधर से डिक्रीज होगा, फिर इधर से क्या होगा, वापस इंक्रीज होगा, इधर से वापस डिक्रीज होगा, इधर से वापस इंक्रीज होगा और वापस क्या होगा, डिक्रीज होगा। एंड अगेन इसको अपन क्या बोलेंगे, फर्स्ट पीरियड बोलेंगे, इसको अपन जो है सेकंड पीरियड बोलेंगे। सेकंड स्टेप 2 में क्या करोगे, प्रोबेबिलिटी निकालोगे। सेकंड स्टेप में क्या करना है, आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है। फिर देखो इधर लिख भी रखा है कि प्रोबेबिलिटी विल बी सेम फॉर द फर्स्ट एंड सेकंड पीरियड बिकॉज परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज क्या होता है, सेम होता है, मैंने आपको बता भी दिया। फिर आप क्या करोगे, वैल्यू ऑफ ऑप्शन निकाल दोगे। आपको क्या करना है, वैल्यू ऑफ ऑप्शन निकाल देना है। तो देखो क्या रखा है, सबसे पहले इन लोगों ने कहा कि भाई वैल्यू ऑफ ऑप्शन निकालो एट पॉइंट बी एंड सी। तो इन लोगों ने कहा कि भाई बी और सी पे जो है वैल्यू ऑफ ऑप्शन निकालो। तो बी और सी पे क्या करोगे, वैल्यू ऑफ ऑप्शन निकालोगे, और बी और सी पे वैल्यू ऑफ ऑप्शन निकालने का मैंने आपको तरीका बता दिया। इधर जो प्रॉफिट होगा, इधर जो प्रॉफिट होगा, प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करो, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट निकालो, और इधर क्या आ जाएगा, आपको वैल्यू ऑफ ऑप्शन एट पॉइंट बी आ जाएगा। इसी तरह से अब जो है आपको वैल्यू ऑफ ऑप्शन एट पॉइंट सी मिल जाएगा। फिर आप क्या करोगे, इन दोनों को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करोगे और इसकी जो है पीवी कर दोगे। तो वही चीज दे रखी इन लोगों ने कि भैया बी और सी पे क्या करो, बी और सी पे जो है वैल्यू ऑप्शन निकालो। फिर आप क्या करोगे, बाय यूजिंग द वैल्यू ऑफ ऑप्शन एट पॉइंट बी एंड सी। तो जो भी आपकी बी पे क्या आई, जो भी आपकी बी पे वैल्यू ऑफ ऑप्शन आई उसको जो है प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करो। सी पे जो ऑप्शन आया, सी पे जो वैल्यू ऑफ ऑप्शन आया उसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करो, अगेन डिस्काउंटिंग करो। तो लॉजिकली आपको जो है पूरी की पूरी कहानी समझ में आ गई होगी कि भाई किस तरह से अपन क्या करते हैं, बाइनोमियल मेथड को यूज करके, किस तरह से बाइनोमियल मेथड को यूज करके फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन निकालते हैं। इसमें अपन क्या यूज करते हैं, इसमें अपन जो है बेसिकली रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी अप्रोच को यूज करते हैं, ठीक है ना। अपन क्या करेंगे, रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी अप्रोच को यूज करेंगे। अच्छा है, ये जो डेल्टा हेजिंग, ये जो डेल्टा हेजिंग वाली अप्रोच है, ये भी अपन थोड़ी देर में जाके समझेंगे, ठीक है ना। तो डेल्टा हेजिंग क्या होता है ये भी अपन थोड़ी देर में जाके समझेंगे। अभी अपन ने क्या समझा है कि बाइनोमियल मेथड के अंदर रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी अप्रोच के अकॉर्डिंग, रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी अप्रोच के अकॉर्डिंग अपन जो है किस तरह से फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन निकालते हैं। तो रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी अप्रोच में अपन क्या बनाते हैं, या तो सिंगल पीरियड बाइनोमियल मेथड होगा या फिर जो है अपना टू पीरियड बाइनोमियल मेथड होगा। डन है। अच्छा देखो क्या रखा है, समटाइम्स क्वेश्चन रिक्वायर्स अस टू कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन ऑप्शन। क्या मतलब है भाई, सिंपल सा मतलब ये है कि भाई आज के दिन पे आपने क्या करा, 18 रुपीज का प्रीमियम पे करा। आज के दिन पे आपने कॉल ऑप्शन खरीदने के लिए 18 रुपीज का प्रीमियम पे करा। मैच्योरिटी पे आपको लगता है कि भाई आपको 90 रुपए का प्रॉफिट होगा। मैच्योरिटी पे आपको लगता है 90 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। क्या बोल रहा है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑप्शन, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑप्शन मतलब आपको फायदा कितना हो रहा है, 90 माइनस 18 डिवाइड बाय 18 इंटू 100, ठीक है ना। तो 18 लगा के आपने क्या करा है, 18 लगा के आपने जो है बेसिकली 90 का प्रॉफिट कमाया है। तो 90 माइनस 18 डिवाइड बाय 18 इंटू 100 करा तो मेरा निकल के आ जाएगा क्या, कि भाई परसेंटेज टर्म से मेरा कितना फायदा हो रहा है। तो कभी कभी क्वेश्चन क्या पूछता है आपसे कि भाई आप एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन ऑप्शन भी बता दो। तो इन लोगों ने क्या कहा कि वैल्यू ऑफ ऑप्शन एट मैच्योरिटी, मैच्योरिटी पे कितना फायदा होगा, माइनस आपने इनिशियली कितना प्रीमियम पे करा है, तो वैल्यू ऑफ ऑप्शन एट मैच्योरिटी माइनस आपने कितना प्रीमियम पे करा है, तो आपको नेट फायदा मिल गया, डिवाइड बाय 18 इंटू 100 कर दिया आपने, ठीक है ना, इजी। तो आपको जो थोड़ी थोड़ी चीजें समझनी पड़ेगी, थोड़ी थोड़ी आपको जो है चीजें समझनी पड़ेगी। भाई फेयर वैल्यू ऑप्शन का मतलब क्या होता है, कि भाई आपसे क्वेश्चन में पूछ ले कि भाई फेयर वैल्यू ऑप्शन क्या होता है, तो इसका मतलब क्या है कि भाई आज के दिन पे उसकी वैल्यू क्या है वो बता रहे हैं आपको, ठीक है ना। तो दो चीजें होती हैं, एक तो होता है आपका ऑप्शन प्रीमियम, एक तो होता है क्या आपका ऑप्शन प्रीमियम। ऑप्शन प्रीमियम का मतलब क्या है कि भाई आज के दिन पे जब आपने कॉल ऑप्शन परचेस करा है तो उस दिन आपने कितना पेमेंट करा है। एक होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑप्शन, एक होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑप्शन। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑप्शन का मतलब क्या होता है कि भाई मैच्योरिटी पे आपको कितना फायदा होता है। और एक आता है फिर आपका फेयर वैल्यू ऑप्शन, एक आता है आपका फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन। तो जो ये आपका मैच्योरिटी पे फायदा होता है इसकी जब पीवी कर लेते हो तो आपको क्या मिलता है, फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन मिलता है, ठीक है ना। तो जो अपने ऊपर वैल्यूएशन मेथड पढ़ा, जो अपने ऊपर वैल्यूएशन मेथड पढ़ा बाइनोमियल मेथड, वो मुझे क्या बताता है कि भाई फेयर वैल्यू ऑप्शन क्या होगा। ये मुझसे क्या पूछ रहा है कि भाई एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन ऑप्शन। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑप्शन तो आपको पता होता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑप्शन क्या होता है वो आपको पता होता है। ये क्या बोल रहा है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑप्शन बता दो। तो सिंपल सी बात है कि भाई मैच्योरिटी पे आपको जो है कितना फायदा होगा, माइनस आपने कितना प्रीमियम पे करा, डिवाइड बाय आपने जो है इनिशियली कितना प्रीमियम पे करा था, इंटू 100 कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन ऑप्शन मिल जाएगा। डन। तो अपना फाइनली जो है ये वाला पूरा मेथड हो गया, रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी अप्रोच पूरा हो गया। अब मैं आपको ले चलता हूं एक बार डेल्टा हेजिंग में। अब जो है अपन दूसरी अप्रोच फॉलो करते हैं, डेल्टा हेजिंग। आ जाओ, डेल्टा हेजिंग क्या होता है समझते हैं।